सम्मानीय हमारे समस्त अतिथिगण उपस्थित हो चुके हैं। आज का जो यह व्याख्यान है मृत्युंजय कल्चरल एवं वेलफेयर सोसाइटी सीहोर के द्वारा आयोजित है। सहयोग है संस्कृति संचालनालय भोपाल मध्य प्रदेश का और हमारे महाविद्यालय के संस्कृत विभाग और अंग्रेजी विभाग का भी इसमें समन्वय है और दोनों विभाग के संस्कृत और अंग्रेजी विभाग के छात्र छात्राओं ने इनका जो शाम का प्रोग्राम है नृत्य उसके में सहभागिता की है और विगत एक माह से यहाँ पर इसकी तैयारी हमारे महाविद्यालय में चल रही है। उसी क्रम में आज एक महत्वपूर्ण विषय पर यहाँ पर व्याख्यान आयोजित किया जा रहा है जिसका विषय है भारतीय नाटक और पाश्चात्य नाटक एक अध्ययन या भारतीय इंडियन ड्रामा एंड वेस्टर्न ड्रामा। इस कार्यक्रम में हमारे सम्मानीय जो अतिथि उपस्थित हैं, मैं माननीय अतिथियों से निवेदन करता हूं कि मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख पूजन दीप प्रज्वलन करके आज के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। माननीय अतिथिगण। या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषयाज्ञापहा शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां निःशेषजाड्यापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां। पूर्व में सर्वप्रथम हमारे अतिथियों का परिचय करा देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच जो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं डॉक्टर मंजरी अग्निहोत्री मैडम, प्राचार्य शासकीय कन्या महाविद्यालय सीहोर। आज आप हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे संस्था के प्राचार्य डॉक्टर रविदास कुमार शर्मा सर, जो आज हमारा मार्गदर्शन करेंगे, अध्यक्षीय उद्बोधन उनको प्रदान करेंगे। साथ ही आज का जो मुख्य विषय है जिसे हम इंडियन ड्रामा, वेस्टर्न ड्रामा, भारतीय नाटक और पाश्चात्य नाटक, इस विषय पर हम सबको मार्गदर्शित करने के लिए, इस विषय पर महत्वपूर्ण व्याख्यान देने के लिए हमारी संस्था से ही अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर श्रीमती नोरा रुद्र कुमार मैडम हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित है और इस कार्यक्रम के आयोजक और इसके लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं काफ़ी दिनों से और ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों में लगे रहते हैं। ऐसे समय निकालने वाले श्री तनुज व्यास जी, जो मृत्युंजय कल्चरल एवं वेलफेयर सोसाइटी सीहोर के संस्थापक अध्यक्ष हैं। आप ऐसे हमारे बीच में सम्मानीय अतिथिगण आज मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित हैं। मैं स्वागत के क्रम में हमारे माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर मंजरी अग्निहोत्री मैडम के स्वागत के लिए कुमारी योगेश्वरी वर्मा, अतिथि मानसिक प्राध्यापक अंग्रेजी विभाग से आग्रह करता हूं कि पुष्पमाला, शाल और श्रीफल से डॉक्टर अग्निहोत्री मैडम का स्वागत करें, सम्मान करें। इसके बाद में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर रविदास कुमार शर्मा, प्राचार्य हमारे महाविद्यालय के। उनका स्वागत करने के लिए मैं संस्कृत विभाग की ओर से स्वयं उनका अभिनंदन स्वागत करने के लिए पहुंच रहा हूं। आदरणीय सर।
कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीमती नोरा रुत कुमार के स्वागत के लिए मैं मृत्युंजय कल्चरल एवं वेलफेयर सोसाइटी सीहोर के जिसको इस कार्यक्रम का आयोजक है श्री तनुज व्यास जी से आग्रह करता हूं कि आप मैडम का पुष्पगुच्छ नारियल और साल से स्वागत करें। श्री तनुज स्वागत के इसी क्रम में श्री तनुज अभिनंदन करें। आज का जो महत्वपूर्ण विषय है हम सभी जान रहे हैं, बहुत अच्छा विषय है। नाम सुनने में ही हमें ऐसे जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि इस विषय को हमको जानना चाहिए। हम कई लोग जानते भी होंगे, लेकिन जिस विस्तार से विषय विशेषज्ञ हमको बताते हैं उसका एक अलग ही प्रभाव रहता है। तो आज के इस व्याख्यान माला में जो हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं संस्था के प्राचार्य डॉक्टर रोहिताश कुमार शर्मा सर, उनका मैं यहाँ पर संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा और उसके बाद उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा और वे हमारा मार्गदर्शन करेंगे। क्योंकि बच्चे भी हमारे यहाँ स्टाफ भी है, हम उनके परिचय से अभिभूत हैं और हम जानते हैं कि सर का परिचय की हमको उतनी आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनका परिचय उनके व्यवहार से हमें परिलक्षित होता है, लेकिन फिर भी छात्र छात्राओं के अंदर जिज्ञासा रहे और वो जाने कि किस प्रकार से विषय में आगे बढ़ा जाता है, किस प्रकार से हम जो है विषय को आगे लेकर के किस पद तक यहाँ पहुँचते हैं, तो कितनी हमको महान मेहनत करनी पड़ती है। तो आदरणीय डॉक्टर रोहिताश कुमार शर्मा सर जो हमारे संस्था के प्राचार्य हैं, आपका जो कार्यानुभव है वो पुस्तकालय अध्यक्ष अंशकालीन के रूप में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली 10 माह का रहा है। उप संपादक विद्रोही दैनिक समाचार पत्र के दिल्ली में 1 वर्ष तक रहे हैं। पुस्तकालय अध्यक्ष हिंदी एवं योग शिक्षक कर्नल सत्संगी आवासीय विद्यालय नई दिल्ली 2 वर्ष तक आपने इसमें कार्य किया है। सुपरवाइजर डाक सेवा अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक नई दिल्ली 1 वर्ष तक आपने इस पर कार्य किया है। हिंदी के प्रवक्ता सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज नेहरू पैलेस नई दिल्ली 6 माह तक आपने इस रूप में कार्य किया प्रवक्ता के रूप में। टीजीटी हिंदी व संस्कृत एपीजे स्कूल साकेत नई दिल्ली 4 माह तक आपने वहां पर सेवाएं दी हैं। टीजीटी हिंदी दिल्ली प्रशासन दिल्ली 3 वर्ष तक आपने यहाँ पर टीजीटी के रूप में स्कूल एजुकेशन में मार्गदर्शन किया है छात्र छात्राओं का। आप जो है मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग भोपाल में भोपाल है हमारा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट भोपाल से मध्य प्रदेश में प्राध्यापक के रूप में 30 वर्ष से सेवा दे रहे हैं। वर्तमान में आप शासकीय एक्सीलेंस महाविद्यालय यानी हमारा जो महाविद्यालय इसमें 13 नवंबर 2024 से प्राचार्य के रूप में सतत सेवाएं दे रहे हैं। अन्य नियुक्ति विवरण में टीजीटी हिंदी नवोदय विद्यालय सरदार शहर जिला चूरू राजस्थान में आपका चयन हुआ है और अनुवादक केंद्रीय विद्यालय संगठन आईआईटी मुंबई में आपने अनुवादक के रूप में भी आपका चयन हुआ है। सेवाकालीन उपलब्धियों में हम देखें तो ये बहुत बड़ा हम प्राध्यापकों को भी उनके इस जो ब्रोशर उनका बना हुआ उनका परिचय उससे कहीं ना कहीं सीख मिलती है कि 119 राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों और कार्यशाला में शोध प्रतियोगिता भागीदार आपने की है। साथ ही 29 शोध पत्र आपके प्रकाशित हैं। 1 शोध पुस्तक का आपने संपादन किया है। 7 शोध स्मारिका का भी संपादन आपने किया है। 9 राष्ट्रीय शोध संगोष्ठियों का आयोजन आपके मार्गदर्शन में हुआ है। 20 सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम वर्कशॉप में आपने प्रतिभागिता की है। 10 साहित्यिक सांस्कृतिक खेलकूद स्काउटिंग राष्ट्रीय सेवा योजना विषयक पुरस्कार आपको प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी के रूप में जोरा मुरैना में 3 वर्ष तक आपने कार्य किया है। एनसीसी प्रभारी नेवल विंग भोपाल में 5 वर्ष के रूप में आपने कार्य किया है। आपके अंडर में निर्देशन में फिलहाल 2 पीएचडी शोधार्थी मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं और 6 शोधार्थियों को पीएचडी अवार्ड आपके मार्गदर्शन में हो चुकी है।
साथ ही विभिन्न संस्थानों विश्वविद्यालय हेतु बाह्य परीक्षक यानी कि जो पीएचडी के शोध प्रबंध आते हैं उनके परीक्षक के रूप में और विषय विशेषज्ञ के रूप में आपको आमंत्रित किया जाता है। और इसका उदाहरण हम लोग प्रत्यक्ष में वर्तमान में देखते हैं कि आए दिन सर को आमंत्रण कई महाविद्यालय विश्वविद्यालय में आमंत्रित मुख्य वक्ता के रूप में विषय विशेषज्ञ के रूप में मिलता है। और आप अपने ज्ञान से अपने अनुभव से निश्चित रूप से छात्रों के मार्गदर्शन छात्र छात्राओं का और स्टाफ का मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे हमारे सम्माननीय प्राचार्य महोदय को एक बार ताली बजा करके अभिनंदन करते हैं और आदेशित करते हैं कि सर आए और अध्यक्षीय उद्बोधन और स्वागत उद्बोधन के रूप में हम सबको मार्गदर्शित करें। आदरणीय प्राचार्य महोदय। लागनाग्निका सरस होय अथवा अतिफिका। अपनी कविता, अपनी तारीफ, अपने बच्चे किसको अच्छे नहीं लगते। पता नहीं कहाँ से ये बायोडाटा इनको मिल गया। मैं तो 2 साल का बालक था, 2 साल का बालक हूँ, 2 साल का बालक रहूँ। मुझे पढ़ाई से, पदों से कोई सरोकार नहीं। बच्चे की तरह से खेलना कूदना, शोर करना, घूमना, चिल्लाना, शोर मचाना ये अच्छा लगता है। लेकिन तकदीर के आगे 2 साल का बालक भी मजबूर है। तकदीर तरह तरह के रोल देती है, कभी अनुवादक के तौर पर, कभी पत्रकार, कभी उप संपादक, कभी बैंक में, कभी IIT में, कभी प्रोफेसर के तौर पर, कभी अब तकदीर रोल या एक्टिंग या अभिनय विश्व के परिदृश्य में इस पृथ्वी पे जीवन के रंगमंच पर इस समय पता नहीं कितने दिन के लिए पांडे जी के अनुसार 31 अगस्त तक और जैन साहब के अनुसार 2 जून तक प्राचार्य का रोल अदा करना। ऊपर वाले डायरेक्टर के डायरेक्शन पे तो कोशिश है ये रोल अच्छे ढंग से करूं पहले, क्योंकि संयोगवश टॉपिक भी नाटक का ही है, रंगमंच का ही है। तो मेरी भी कोशिश है कि अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान की तरह नहीं, रोहितास शर्मा की तरह से, स्टाइल इज द मैन, रोहितास शर्मा की तरह से प्रिंसिपल का रोल अदा करूं। और ये रोल नाना पाटेकर की पाठशाला वाले प्रिंसिपल से हटके हो और मोहब्बतें का अमिताभ बच्चन के प्रिंसिपल से हटके हो। इसमें कहीं दिलीप कुमार या अमिताभ बच्चन की छाप ना हो, रोहितास शर्मा की छाप हो। मुंडे मुंडे पतिर्बिंदा, हरि अनंत हरि कथा अनंत। हर व्यक्ति आइंस्टाइन ने जो कहा है, प्रकृति या सर्वात्मा की तरफ से विलक्षण प्रतिभा के साथ पैदा होता है। मछली से कहो तो पेड़ पे चढ़, गिलहरी से कहो तो पानी में तैर। तो कोशिश है मेरी कि मेरे रोल से, मेरे प्राचार्यशिप के अभिनेता के अभिनय से ये कॉलेज के छात्र, यहाँ के सहकर्मी और इस कॉलेज से प्रभावित होने वाले समाज खुश रहे, प्रफुल्लित रहे, उनको उनका हक मिले। वही मुक्ति बोध की दुश्चिंता मेरे सभ्य नगरों और ग्रामों में सभी लोग सुंदर शोषण मुक्त का होंगे। और तुलसीदास का दैहिक दैविक भौतिकता पर रामराज ने कहा होगा। तो नाटक का वस्तुतः ध्येय, इंग्लिश में जिसको कथार्सिस कहा जाता है, विरेचन, अंदर के कुंठाओं को, अंदर के भावों को, अंदर की दमित कामनाओं को, अंदर की दमित अभिलाषाओं को जो फ्रायड ने कहा है कथार्सिस, उसको भारतीय काव्यशास्त्र बनाम नाटक शास्त्र में सब्लिमेशन जो केमिस्ट्री में आता है, हिंदी में उसको कहते हैं उदात्तीकरण उन्नयन परिष्कार, सब्लिमेशन, जिसको ओशो ने संकेत में प्रतीकों में कहा है, होप से योग की ओर, जिसको कबीर ने दूल्हा दुल्हन मिली गई फीकी परी बारात, जिसको जायसी ने रत्न सेन के तौर पे
आत्मा और पद्मावती के तौर पे परमात्मा, सूफी फिलोसफी। खैर, मंचासीन डॉक्टर मंजरी अग्निहोत्री, प्राचार्य शासकीय कन्या महाविद्यालय सीहोर। आप संस्था प्रमुख के तौर पे आपका स्वागत था, है, रहेगा, क्योंकि आप सबसे पहले शिक्षिका से पहले आपका जो व्यवहार है, विद्या ददाति विनयम, आप इतनी शालीन हैं, इतनी नम्र हैं, इतनी सुसंस्कारवान हैं कि आपकी वाणी नहीं, आपका व्यक्तित्व, आपका हाव भाव, आपके जेस्चर, आपकी भंगिमाएँ बोलती हैं पढ़ाई का या शिक्षा का या पद के सही मायने में आपने अमली जामा पहनाया है। ये प्रैक्टिकली अपने व्यक्तित्व में उन सब अच्छी बातों को आत्मसात किया है। कोरोना प्यादे से पंजी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए, हल्दी की गांठ मामूली सी मिल जाती है, हर आदमी अपने को पंसारी समझ बैठता है। 2 दिन या 2 साल या 2 महीने के लिए प्याचार बन जाता है तो पाँव क्या कुछ भी जमीन पे नहीं रहता, हेलीकॉप्टर की तरह से और ऊपर, और जब जमीन पे आते हैं धड़ाम से गिर जाते हैं। देखिए जमाने की यारी पिछले सभी बारी ऐसे अहम मान्यता से कोसों दूर डॉक्टर मंजरी अग्निहोत्री बहन, आपकी शालीनता, आपकी सहजता, विनम्रता प्रणम्य अनुकरणीय है। स्वागत है। व्यास जी, जब व्यास उपनाम आता है तो पता नहीं क्यों मुझको मेरी अच्छी प्यारी सुमधुर भोजन की विरासत से लबरेज मालवा के व्यास याद आ जाते हैं मेरी ससुराल व्यासों में। तो मालवा और व्यासों के लिए कहा जाता है अच्छा खाना अच्छा बोलना। इतनी मीठी मधुर वाणी में बोलते हैं मालवा के लोग, बुंदेलखंड वाले भी शर्मा जाते हैं। इतने बढ़िया बढ़िया पकवान खाते हैं, दाल बाटी पापले चूरमा। और रोजाना जब मेरी शादी हुई थी, दिल्ली का हूँ तो मैं मालवा को नहीं जानता था, इंदौर को नहीं जानता था। इंग्लिश के एक PSC के टॉपर थे डॉक्टर सुधीर दीक्षित, आजकल वो होशंगाबाद में इंदौर के हैं। मैंने कहा इंदौर में मेरी शादी होने जा रही है, इंदौर के लोग कैसे हैं? तो दीक्षित जी ने कहा, बोले सर एक तो आपको 365 दिन ये कहना नहीं पड़ेगा आज क्या खाओगे। 365 दिन सुबह का नाश्ता कुछ और, दोपहर का भोजन और, रात का भोजन और, नई नई वैरायटी। और दूसरी अच्छी चीज है, पत्नी लड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी, लेकिन आपको भरपेट पहले खाना खिला के तब आपसे लड़ेगी, खाली पेट नहीं लड़ेगी। तो 31 साल से देख रहा हूँ, मेरे लिए खूब अच्छी चाय वाय और तरह तरह के पकवान, और जब मैं खाना चालू करता हूँ तो बोलना चालू। तो मेरा मन तो नहीं करता खाने के लिए, लेकिन मैंने कहा अगर ये खाना भी नहीं खाऊंगा तो बोलने की स्पीड बैलगाड़ी की जगह बुलेट ट्रेन हो जाएगी, तो मैं जल्दी जल्दी खाना खा लेता हूँ। तो ऐसी विरासत या परिपाटी के परिचायक व्यास जी, जिनको द वर्ल्ड इज फुल ऑफ स्नैक्स एवरीवन सिक इज टर्न, सुंदर मुनिजन सबकी ये रीति, स्वागत लायक ही करे सब पीती। दिल्ली नाम के छोटे से गांव का हूँ। तो जो मैं बिल्कुल साफ गोई से मंच से कह रहा हूँ, व्यास जी की छात्रों के प्रति, संस्था के प्रति समर्पण है, प्रतिबद्धता है, लेकिन इस समर्पण प्रतिबद्धता के पीछे हर किसी की कामना होती है। कोई निरापद कोई नहीं, कोई आदत कर कोई नहीं, कोई है जिसकी जिंदगी दूध की धोई है। दूध किसी का धोबी नहीं है तो भी नहीं है, सबके पीछे बंधी है दुम। आसक्ति के आनंद का छंदी ऐसा, इसकी दुम पे पैसा है। तो व्यास जी के इस तरह के समर्पण प्रतिबद्धता के पीछे पैसा तो नहीं है, शोहरत भी नहीं है, लेकिन जो मैं समझता हूँ दिल्ली नाम के गांव का, शायद व्यास जी भी अपने पर्सनैलिटी को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपनी विरासत को, अपने एक्सपीरियंस को एनरिचमेंट के तहत समृद्ध कर रहे हैं, क्योंकि यही
विरासत व्यास जी की आगे आने वाले जिंदगी में सफलता की सीढ़ी का कारक बनेगी। खैर, शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। नोरा दीदी से परिचय जब तक कम था तब तक कोहरे में या धुंध में छिपी हुई बहन की क्षमताओं को या विरासत को मैं नहीं पहचान पाता था। कोहरे या धुंध की पहचान ही ये होती है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो वैसे वैसे कोहरा धुंध अपने आप छटता है। तो कभी कभी दीदी का उसूल या डेकोरम या नियमों की प्रतिबद्धता बनाम जकड़बंदी शिक्षकों को या छात्राओं को पसंद नहीं आती थी और वो थोड़ी सी प्रतिक्रिया व्यक्त कर देते थे। और मैं भी दीदी को और छात्रों के बीच हनुमान जी की तरह से तालमेल या कोऑर्डिनेशन की कोशिश करता था। फिर जैसे जैसे धुंध छटी तब मालूम हुआ कि दीदी का कोई दोष नहीं। राम तुम्हारा चरित स्वयं काव्य, कोई कभी बन जाए सहज संभाव्य है। जिस परिवार की परवरिश से दीदी आई हैं उनमें शायद दादाजी इनके ब्रिटिश आर्मी में थे अफसर और पिताजी डिफेंस में थे और माताजी प्रिंसिपल थी। तो सेना की वानगी हो, सेना का अनुशासन और डेकोरम हो, तो फिर वो बच्चों से भी, छात्र छात्राओं से भी, सहकर्मियों से भी उस तरह की नियमबद्धता, पंक्चुअलिटी, डिवोशन, डेडिकेशन उसमें छात्रों को या साथ के शिक्षकों को स्वाभाविक है कि कंफर्ट जोन में जो रहते हों या रेखा के खूबसूरत पिक्चर के वो गाने जो गाते हैं और सारे नियम तोड़ दो, नियम से चलना छोड़ दो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तो ऐसे मस्ती में जीने वाले छात्र छात्राएं या शिक्षकों को तो तकलीफ होगी, लेकिन कोई बात नहीं। दीदी का डेकोरम, दीदी की विरासत, दीदी की पंक्चुअलिटी, दीदी मैं ये कामना करूँगा अगले जन्म में अगर दीदी का प्रादुर्भाव हो तो डिफेंस की ऑफिसर के तौर पे प्रादुर्भाव हो। शुभकामनाएं। खैर, टॉपिक पे आते हैं क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ तो मुझे इस टॉपिक पे नहीं बोलना चाहिए। अध्यक्ष के तौर पे इस टॉपिक के औचित्य को प्रतिपादित कर सकता हूँ। तो भारतीय नाटक और पाश्चात्य नाटक एक तुलनात्मक अध्ययन। सबसे पहले संस्कृत में आचार्य भरत मुनि जिनका नाट्य शास्त्र सबसे ज़्यादा चर्चा है, उसी तरह से धर्मेंद्र की पिक्चर आंखें या मानव का शरीर, आंखें सबसे ज़्यादा संवेदनशील होती हैं। नैक कोई नैना नहीं, नैक कोई बहना नहीं, रही सही सौ कैदी नहीं, हिचकी नहीं। आक्रोश पिक्चर ओम पुरी की, उस पिक्चर में एक डायलॉग तक नहीं बोलता है, एक डायलॉग तक। पूरी पिक्चर में अदालत में खामोश खड़ा रहता है, पूरी पिक्चर में। और आखिर में जब अपने किसी परिजन की मृत्यु पर अंत्येष्टि के लिए जेल से पुलिस अदालत उसको छोड़ती है केवल 1 घंटे के लिए, तो अपने उस पता नहीं कौन थी, बेटी थी किसकी, उसकी आँख को, उसकी चिता को देके अग्नि, और वहीं कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी को जान से मार देता है। बेटी को जान से, जवान बेटी को जान से मार देता है और मारने के बाद चिल्लाता है आक्रोश। कोई डायलॉग नहीं पूरी पिक्चर में, कोई डायलॉग नहीं। पूरी पिक्चर ओमपुरी की आक्रोश केवल आंखों से ही, तमाम एक्सप्रेशन करुणा के, वेदना के, आक्रोश के, वीरता के, स्नेह के, वात्सल्य के, सारे केवल आंखों से। इसका मतलब तू कहता कागज की लिखी, मैं कहता आखिर की लिखी। आंखों देखा सच ज्यादा प्रभावकारी होता है, जीवंत होता है, प्रामाणिक होता है। इसीलिए भारत के जितने भी संत या जितने भी जनप्रिय नायक या चिंतक मनीषी हुए, उन्होंने सबसे पहले पैदल या ट्रेन से या बाइक से या कार से या रेलगाड़ी से पहले भारत को देखा है, घूमा है। भारत की गरीबी को, भारत की जातिगत
विसंगतियों को, भारत की अमीरी को, उपभोक्तावाद को, विषमताओं को, भारत की प्राकृतिक आपदाओं को आंखों से देखने के बाद फिर भारत का मर्म, फिर भारत का जीवन दर्शन समझ में आता है। और यही आंखों देखा हाल, यही आंखों देखा अनुभव, यही आंखों देखी जीवंतता नाटक बनाम प्ले बनाम रंगमंच बनाम पिक्चर बनाम धारावाहिक बनाम दृश्य बिंब ही जितनी गहरी से आप ये सोचोगे कि छोटा सा बालक 2 साल या 3 साल का जिस परिवार में पैदा होता है या जिस परिवार में पलता है, उस परिवार की भाषा मात्र 3 साल में खूब अच्छी तरह से व्याकरण, उच्चारण, सेंटेंस, वाक्यांश, सब शब्दावली सब क्यों समझ जाता है। कान और आँख 2 ही चीज तो होते हैं उसके पास। मुंह तो बोलता तो बाद में, पहले कान और आंखों से माँ का, बाप का, भाई बहनों का, आगंतुकों के होठ कैसे बुदबुदा रहे हैं, और कानों से वो आवाजें कौन सी आ रही हैं। नाटक में ये दोनों ही तो काम आते हैं, आंखें और कान। आंख और कान वो महत्वपूर्ण, संवेदनशील, प्रभावकारी कर्मेंद्रियां हैं जो हमारे मन, मस्तिष्क, चिंतन पे सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है। इसलिए साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण विधा कोई है तो वो नाटक है। काव्यशास्त्र के भी लक्षण सबसे पहले भारतीय काव्यशास्त्र में आते हैं, तो नाटक को ध्यान में रख के परिभाषित हुए। इंग्लिश में भी जो अरस्तु का कोटेशन है, पोएट्री एंड इमिटेशन ऑफ नेचर थ्रू द मीडियम ऑफ लैंग्वेज, वस्तुतः संसार का है। ये हम सब क्या है? प्रकृति का अनुसरण, नकल। क्योंकि मौलिक शोध कुछ नहीं होता, सब कुछ परमात्मा ने, प्रकृति ने पहले से चारों तरफ बना दिया है, उसकी हम नकल करते हैं। व्यास ने जो रामायण लिख दी, बाकी रामायण रामानंद सागर की हो, तुलसी की हो, माइकल मधुसूदन की हो, व्यास ने जो महाभारत लिख दिया, B.R. चोपड़ा की महाभारत, सब रामलीला, ये सब नकल ही तो है। लेकिन नकल में योगा कर्मसु कौशलम, कुशलता पूर्वक कैसे हम नकल करते हैं। ज़्यादातर आर्ट्स के, साइंस के, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स जो कंपटीशन में आते हैं वो तो सेम है, पर उन प्रश्नों के उत्तर हम किस ढंग से देते हैं, परोसते हैं, यही तो शैली है, यही तो अनुसरण है, मौलिकता है। वरना कहने के लिए कुछ नहीं है। परमात्मा की तरफ से सब जो परोसा है, उस सब को हम दोबारा से कश्मीर के प्रत्यभिज्ञा दर्शन की तरह से अगर विभत्सता के साथ दार्शनिक पृष्ठभूमि पे कहा जाए, तो जो कुछ भी हम व्यक्त करते हैं वो वस्तुतः प्रकृति की ही उल्टी है, हमारा अपना कुछ नहीं है। धर्मवीर भारती भी कहते हैं, जो अंधा युग जिसका सबसे ज्यादा भारत में मंचन नाटकों के तौर पे हुआ, अंधा युग आधे अधूरे। मातोल मैं तुम्हारा अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा शेष हूं अभी तक, जैसे शेष रहता है गंदे रोगी के मुख में, गंदा का पासी खूब शेष हूं अभी तक। जिसको तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को तोड़ा है, मरोड़ा है, वंचक है। मत कहो माता मुझे, मत कहो माता मुझे, गांधारी कहती है। शब्द ये जलते हुए लोहे की सलाखों से आ मेरी पसलियों में धंसता है। दुर्योधन का भाई जो पांडवों की तरफ से लड़ता है युजत्सु, वो कहता है अंतिम परिणति में करते हैं दोनों ही जर्जर, अंतिम परिणति में करते हैं दोनों ही जर्जर, पक्ष चाहे सत्य का हो या असत्य का। पांडवों की तरफ से लड़ा, धर्म की तरफ से लड़ा, दुर्योधन का भाई था, लेकिन पांडवों ने महाभारत की लड़ाई के बाद, हस्तिनापुर पर काबिज होने के बाद, उस युजत्सु को टोंट मार मार के, देखो ये कौरव है, दुर्योधन का भाई है, इतना प्रताड़ित किया उसने, सुसाइड कर लिया। धर्म के साथ जो खड़ा था, पांडवों के साथ जो खड़ा था, नाटक।
गांधा युग के नाटकों का मूल सार तत्व धर्मवीर भारती कहते हैं उस दिन सिद्ध हुआ जब कोई मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, नियति नहीं है पूर्व निर्धारित। उसको प्रत्येक क्षण मानव का निर्णय बनाता है, मिटाता है। उसको प्रत्येक क्षण मानव का निर्णय बनाता मिटाता है। वही वेदांत दर्शन मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षो। पांडवों का जीतना नियति थी, कौरवों का हारना नियति थी, लेकिन जीतते हुए हारते हुए किसकी क्या सोच थी ये बनता है क्रियामान, और ये ही अगले जन्म का कारक बनता है। ये जिस नाटक की आज चर्चा हो रही है, अगर इस नाटक को आपने जीवन में गंभीरता से अपना लिया तो दुख में आप दुखी नहीं होगे, सुख में आप आपा नहीं खोगे, क्योंकि वस्तुतः हम सब तो अभिनेता है। बस फर्क यह है कि नाटक 3 घंटे का होता है, पिक्चर 3 या 4 घंटे की होती है। हमारी जिंदगी का नाटक ज्यादा से ज्यादा 60 साल का, 70 साल का, 80। उसके बाद मेरे भाई, ना रात है, ना दिन है, ना घोड़ा है, ना तांगा है। ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे नहीं, दाएं भी नहीं बाएं नहीं। हाँ बाबू, ये नाटक है और इस नाटक में इंटरव्यू भी होता है, और दी एंड के बाद ना भाई है, ना दोस्त है, ना कुछ है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतेरी भजन जगत सब सपना, मेरा नाम जोग है। 3 घंटे का शो है। बचपन बीता, जवानी बीती, बुढ़ापा बीता, उसके बाद राजेश खन्ना कैंसर से लड़ते हुए आखिर में कहते हैं अपने बंगले पे, चलो पैक करो, कट शॉट, ओके रेडी, कट, पैकअप। वक्त आ गया है सजन रे, झूठ मत बोलो, खुदा के पास रोते हुए आते हैं, सब हंसता हुआ जो जाएगा। ये नाटक ही तो है। इस नाटक में अभिनेता के तौर पे बाबू मोशाय, ऊपर वाला जिसको जो रोल देता है उस रोल को निभाओ। माँ के तौर पे, बाप के तौर पे, शिक्षक के तौर पे, छात्र के तौर पे, पड़ोसी के तौर पे, लेखक के तौर पे, देशभक्त के तौर पे, और रोल को निभाने के बाद चल दो, क्योंकि आपके हाथों में कुछ नहीं है। आपके हाथों में कुछ नहीं है। डेस्टिनी या कुदरत थप्पड़ मार के आपसे जो नहीं कराना चाहती है वो करा लेती है। जेल कौन जाना चाहता है? हत्या कौन करना चाहता है? एक्सीडेंट कौन करना चाहता है? लेकिन हो जाता है। हालात हिस्ट्री वाले जानते हैं। हिस्ट्री इज ए कलेक्शन ऑफ इवेंट्स बिटवीन कैरेक्टर एंड सर्कमस्टेंस। पृथ्वीराज चौहान की दगाबाजी अगर जयचंद नहीं करता तो आज भारत की कुछ और दशा होती। सिराजुद्दौला और अवध के नवाब ये सब अगर भारतीयों का साथ दे देते तो बात कुछ और होती। झांसी की रानी को नाम नहीं लूंगा, कुछ लोग साथ दे देते तो आज बात कुछ और होती। मंगल पांडे को साथ कुछ और दे देते तो बात और होती। अंग्रेज तो इस भारत में केवल ज्यादा से ज्यादा 50,000 के आसपास होंगे। 50,000 अंग्रेजों ने 100 साल 200 साल जो शासन किया, अत्याचार किए, उस अत्याचार करने में, उनका साथ देने में 30-40 लाख तो भारतीय थे, जो उनके नौकर बनके, सैनिक बनके, सेनापति बनके, अफसर बनके अपने ही लोगों पर अत्याचार करते थे। तो नाटक अगर हम ये मानते हैं, वो ये अनासक्त कर्म के है, अर्जुन तो कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, कर्म का हेतु भी मत बन, कर्म के प्रति उदासीन भी मत हो। हेतु डायरेक्टर कोई और है, हमको तो रोल मिला है, हम रोल अच्छे ढंग से करें, तभी तो रोल भगत सिंह को मिला था, शहीद का, रंग दे बसंती चोला। इसलिए भगत सिंह जानते थे ये नाटक है, मौत के बाद फिर
जन्म होगा, 23 भारतवर्ष में 7 बार मेरा जन्म होगा। तो फांसी के फंदे पे भी हंसते हुए चूमते हुए गए, क्योंकि मालूम था ये नाटक है। कई बार जन्म होगा, कई बार मरण होगा। शंकराचार्य पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, तो जब बार बार पैदा होंगे तो ये नाटक ही तो है। इस नाटक में क्या रोना, क्या हाय तौबा करना। तो भारतीय नाटक और पाश्चात्य नाटक, इन दोनों के बीच की संकल्पनाओं में कहाँ कहाँ कौन कौन सी समानताएं, कौन कौन सी विषमताएं, इन सब का लेखा जोखा हमारे सामने डॉक्टर नोरा रुत करेंगे। आप सभी का स्वागत है, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में जो ये विषय है उसकी परिकल्पना, उसकी जो भूमिका को बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे बीच में रखा है, और उसमें आपने जो एक महत्वपूर्ण संदेश दिया हम सब लोगों को कि ये जीवन ही नाटक है, ये वास्तव में हमें समझने की आवश्यकता है। और इस जीवन रूपी नाटक में जो जितना अच्छा अभिनय कर लेता है वही शेष है, बाकी तो अशेष है। यानी इसमें अभिनय हमारा अच्छा हो जीवन लीला में, तो निश्चित रूप से हम ऐसा जीवन के मर्म को समझ पाएंगे। आपने बहुत सारे विषयों को हमारे बीच में रखा, मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इस प्रकार से इतना जरूर कहूँगा कि सर आपके अंदर जो यहाँ पर आकर के आप जो हमें संबोधित करते हैं, तो जो सरअधेय श्रोता जो हमें होना चाहिए वो सरअधेय श्रोता नहीं होते, वो भी आपके भाषण को, आपके व्याख्यान को सुनकर के सरअधेय बन जाते हैं। और चाहे श्रृंगार रस हो, वीर हो, रौद्र हो, शांत हो, हर रस का अभिनय अपने विचारों के माध्यम से जो आप यहाँ करते हैं अपने वक्तव्य में, वो निश्चित रूप से हम सबके लिए ग्रहणीय है और जानने योग्य है, समझने योग्य है। धन्यवाद सर। आगे अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में डॉक्टर श्रीमती नोरा रुत मैडम, जो आज के विषय की विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में व्याख्यान देने के लिए आ रही हैं, उनका मैं संक्षिप्त परिचय देकर के उन्हें आमंत्रित करता हूं। श्रीमती नोरा रुत कुमार मैडम सहायक प्राध्यापक, विभाग अध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग हमारे महाविद्यालय में सेवारत हैं और उच्च शिक्षा में लगभग 25 वर्ष से आप सेवारत हैं और हमारे इस महाविद्यालय में 15 वर्ष से आप अध्यापन का कार्य कर रही हैं। अध्यापन के अतिरिक्त खेल, NSS, करियर मार्गदर्शन में समय समय पर विद्यार्थियों को मार्गदर्शन भी आपके द्वारा दिया जाता रहा है और दिया जाता है। लेखन के क्षेत्र में रिसर्च पेपर की बात करें तो 25 से अधिक आपके पेपर पब्लिश हो चुके हैं। साथ ही लेक्चर सीरीज, कॉलेज भ्रमण एवं अन्य संस्थाओं के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता एवं कार्यक्रमों में विद्यार्थियों को भाग लेने हेतु आप प्रेरित करती रहती हैं और विभिन्न प्रतियोगिता जैसे रंगोली, हैंडमेड शो, मेहंदी और कुकिंग मेहंदी इत्यादि में आपने कई स्थान प्राप्त किया है। 2023 में शिक्षक दिवस पर NGO द्वारा उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया गया है। इस NGO द्वारा NSS दल का नेतृत्व साहसिक पर्वतारोहण संस्थान मनाली में जो हिमाचल प्रदेश में भाग लेने का अवसर भी आपको मिला है। साथ ही विभिन्न रोजगार जैसे बैंक, पुलिस, शिक्षा, स्कूल एवं प्राइवेट सेक्टर में विभिन्न पदों पर कार्यरत विद्यार्थियों को आपने मार्गदर्शन किया है और आज भी उनके करियर में जो उन्हें समस्या आती है उनके लिए आप सदैव मार्गदर्शन करती रहती हैं। ऐसे अपने विषय की विशेषज्ञ श्रीमती नोरा रुत मैडम के लिए एक बार तालियों से अभिनंदन करते हैं। और आज के भारतीय नाटक और पाश्चात्य नाटक, इंडियन और वेस्टर्न दोनों प्रकार का जो नाटक है, इस पर हमें इस विषय के विशेष हमको अवगत कराने का आह्वान है। आदरणीय नोरा रुत मैडम, आमंत्रित। आप सभी को नमस्कार। आदरणीय शिक्षकों और विद्यार्थियों और आदरणीय प्राचार्य महोदय एवं अंजलि अग्निहोत्री मैडम, आप सभी के समक्ष में एक तुलनात्मक अध्ययन
ड्रामा वेस्टर्न और इंडियन पर अपना लेक्चर यहाँ पढ़ने जा रही हूँ। वैसे तो ये लेक्चर क्योंकि अंग्रेजी विभाग के द्वारा आयोजित है, पर सर ने आग्रह किया था, तो अनुज सर ने की कोशिश कीजिएगा कि आप हिंदी में भी उसका यहाँ पर हमको समझाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आए। तो जो पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन, उसका हमने हिंदी में भी रूपांतर देख सकते हैं। नाटक साहित्य की एक सशक्त विधा है और भारतीय और पाश्चात्य नाटक की परंपराएं समृद्ध है। तो नाटक साहित्य की एक सशक्त विधा है क्योंकि यह जीवन को मंच पर संवाद और अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत करता है, विच वेरी रियल यू हैव सीन सर परफॉर्मिंग हियर। जिन्होंने सर ने एक आपके सामने एक प्रस्तुति दी, वही है जो नाटक के माध्यम से हम देखते हैं, चाहे वो मंच पर हो, चाहे ये भी एक मंच है, लेकिन यहाँ कोई टाइटल नहीं है नाटक का। पर जब हम स्टेज पर होते हैं तो वी हैव अ पर्टिकुलर नाटक जिसको हम डिफरेंट कैरेक्टर्स वहाँ पर आके अपना परफॉर्मेंस देते हैं। और हम जैसे सर ने वेरी वेल वी प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेटेड, हम सब एक जैसे शेक्सपियर कहता है, वी आर ऑल अ पार्ट ऑफ दिस स्टेज एंड वी ऑल आर प्लेइंग अ कैरेक्टर इन आवर लाइफ। ये एक प्रैक्टिकल रियलिटी है और इसी को जब हम पढ़ते हैं आगे डिस्कोर्स में, जब हम देखेंगे इंडियन एंड वेस्टर्न ड्रामा हैव रिच ट्रेडिशन। क्यों है रिच ट्रेडिशन? क्योंकि जैसे सर ने अभी आपके सामने एक वर्ड यूज किया, वो है एरिस्टोटल का एक किताब है जो ग्रीक में जिन्होंने लिखा है, ग्रीक लैंग्वेज, ही बिलोंग्स टू ग्रीक एंड ही हैज रिटन इन 3rd century BC। और वहाँ पर आप देखेंगे उनकी बुक का नाम है पोएटिक्स, जो हम हिंदी साहित्य वाले विधा के बच्चे भी पढ़ते हैं, जिन्होंने सर ने 2 वर्ड यूज किया था, इमिटेशन एंड कैथारसिस। तो इमिटेशन का मतलब ही होता है, जहाँ पोएटिक्स में उन्होंने बताया कि हम ओरिजिनल नहीं है, ईश्वर है ओरिजिनल, जिन्होंने हम सबके जीवन में कोई एक रोल प्ले किया है। और जिस तरह से एक व्यक्ति है जिसने, उन्होंने 3 एग्जाम्पल दिए, एक है स्कल्पचर जो हम मूर्तिकारक, एक है पेंटर जो पेंटिंग करता है, और एक है जो बुनकर, राइट, या पॉटर। ये वो ओरिजिनल लोग हैं। और कारपेंटर, तो उन्होंने एक वर्ड यूज किया था कि टेबल के 4 पांव ही क्यों होते हैं, और कभी किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया था कि टेबल में 4 पांव होते हैं, इसलिए उसको टेबल कहा जाता है। तो ये आइडिया उनको कहाँ से आया? और जिस तरह से हम लोग बात करते हैं मोनालिसा की जो पेंटिंग है, कि वो जो जिस एंगल से भी आप देखो तो वो मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको बखूबी नजर आएगा। तो वहां पर भी उन्होंने यही कहा कि हाउ डिड दैट ही गॉट द आइडिया ऑफ पेंटिंग इट सो ब्यूटिफुली। आपके पास जीवित उदाहरण है, चाहे आप अजंता एलोरा चले जाएं, चाहे आप हमारे यहाँ खजुराहो चले जाएं, जो मूर्तिकारक है उन्होंने कितनी बखूबी वो जो एक निर्जीव चीज है उसमें जो एक्सप्रेशंस डाले हैं, आप उसको मुस्कुराता हुआ भी देख सकते हैं, आप उसके दुख में भी आप उसको एसोसिएट कर सकते हैं। आप उस मूर्ति को देखकर आपको एहसास होगा वो जो इमोशंस होते हैं। इसलिए यहाँ जो सर ने एक वर्ड यूज किया जो वर्ड्सवर्थ ने भी कहा है, इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। जो हमारे जीवन में जो इमोशंस हैं कहीं ना कहीं हमने बचपन में उसका अनुभव किया। And also God also, which we all believe in God. There are very few people sitting over here who may not be atheist, right? हम सब ईश्वर में विश्वास रखते हैं और इस बात को हम बखूबी जानते हैं कि जो कुछ हम आज कर पा रहे हैं, it is only because God give you that intelligence. God provide you the wisdom. Wisdom means knowledge. God help you in enhancing that knowledge into perfection. आप में कोई काबिलियत नहीं है कि आप कुछ कर लें। यदि आप पढ़ भी रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, क्योंकि हमने अपने जीवन में भी ऐसे लोगों को अनुभव किया जो एक्सीलेंट थे, बट व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशन वो बिल्कुल ब्लैंक आउट हो गए एंड दे कुड नॉट रिकॉल, और उनके हाथ पांव कपने लगे और वो घबराने लगे कि हमने तो सब पढ़ा था कल रात्रि और आज हमको नहीं पता। एंड एवरीबडी सीइंग द फेस, और वो देख के बोल रहे हैं क्या हो गया भाई, तुम तो सबसे इंटेलिजेंट हो। देन दे टुक द पर्सन, या हम बोर्ड एग्जाम की बात कर रही हूँ, दे टुक द पर्सन, दे टोल्ड हिम टू सिट। आप जिस ईश्वर को भी आप करते हो याद, आप करो, घबराओ नहीं। एंड देन द पर्सन केम बैक एंड ही सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। तो ये किसी के भी साथ ये चीज हो सकती है।
So the word drama, it comes from the Greek word which means action. तो जैसे अभी सर ने हमारे बीच में दो शब्द बोला, रा और सा, which comes from the नाट्य शास्त्र, जिसको लिखा है भरत मुनि ने। वहां उन्होंने बताया र एंड सा, हम लोग क्या सोचते हैं रस है, हम रस रस बोलते हैं, एक्चुअली वो रस नहीं है। यदि आप सही उच्चारण करेंगे तो वो रसा, रसा, वो विसर्ग है वहां पर। तो उसका दो मीनिंग है। जिस तरह से हम लोग यहाँ बात करते हैं एक्शन, एक्शन मीन्स टू डू। सो हियर वी कम टू द लास्ट वर्ड, दैट इज जब हम नॉवेल्स को आप देखते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, है ना, उपन्यासों पर पिक्चर बनती है। एक्चुअली दैट इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ ड्रामा, जिसको आप कैरेक्टर्स में संवाद और फिर आप उसके ऊपर डायलॉग, उसके लंबे लंबे सेंटेंसेस को आप क्या कर देते हो, छोटे छोटे सेंटेंसेस। सो अनलाइक द नॉवेल्स और द पोएम्स, ड्रामा इज मेंट टू बी एक्टेड ऑन अ स्टेज। सो इट इज वेरी क्लियर दैट व्हेन वी टॉक अबाउट ड्रामा, हमको उसको स्टेज देना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे पास बहुत अच्छी स्टेज है, लेकिन जब आप 3rd सेंचुरी में जाएंगे, जब आप 15th और 16th सेंचुरी में जाएंगे, जब वेस्टर्न हम लोग टाइम में जब जाते हैं, जब शेक्सपियर लिखते थे, तो हम सबको पता है कि इट इज़ एन ओपन स्पेस, और आप एक सिर्फ उसकी एक डिमार्केशन कर देते थे और लोग काफ़ी दूर दूर तक बैठे हुए हैं, और आप जब एक्ट कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज नो एनी इक्विपमेंट, तो आपको लाउड बोलना पड़ता है। लाउड आपकी वॉइस होगी तो आपके दूर दूर जो बैठे हुए लोग हैं वो उस चीज़ को सुन सकते हैं। और लाइट के इफेक्ट के लिए हमारे हाथों में क्या होती थी, मशाल। तो वो इसलिए क्योंकि उस जमाने में कोई आपके पास लाइट्स वगैरह का तो कोई प्रावधान नहीं था, तो आप किनारे पे आग जलाकर उस चीज़ को आप इन्हेंस करते थे कि आज यहाँ पर कुछ होने जा रहा है। जो आज आप यदि इंटीरियर गांव में जाएंगे, तो जब वो मेला भरता है, किसी किसी दिन कुछ मेले भरते हैं संक्रांत के आसपास भी, तो आप देखेंगे इस तरह की छोटी छोटी हमारे नाटक के ग्रुप्स आते हैं जो वहाँ पर परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन उनके पास इस तरह का कोई डेकोरम नहीं होता। तो वहीं पर आप सब गैदर होकर हम सब उस चीज़ को इंजॉय भी करते हैं। सो एज वी गो फॉरवर्ड, तो हम देखते हैं कि वेस्टर्न ड्रामा भी इंस्पिरेशन कहाँ से लिया उसने, ग्रीक ड्रामा से। और वो कौन थे उनके इंस्पिरेशन? ऑब्वियसली सर हैज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड एरिस्टोटल्स की पोएटिक्स, वहाँ से उन्होंने शेक्सपियर, क्योंकि आप जब लिटरेचर पढ़ेंगे, इवन इन मैथ्स, दे वर द मोस्ट हाईली इंटेलिजेंट पीपल। यदि आप साइंस में जो इनोवेशन देखते हैं, वट एवर वी हैव गॉट टुडे, व्हाट द साइंस टॉक्स अबाउट, आज जो हम जितनी भी खगोल विद्या की बात कर रहे हैं, दिस हैज ऑल कम फ्रॉम द Greek people, because they were highly intelligent, not only in literature but in art, in philosophy, in astronomy, in mathematics. So many things you come over there कि आपको सीखने मिलता है कि एक ही व्यक्ति, जैसे पाइथागोरस है, उन्होंने केवल हमको उसका प्रमेय ही हमको पता है, लेकिन इसके अलावा हम उनकी चीज़ों से हमको कोई भी नॉलेज आज तक हमको नहीं मिली। बट व्हेन वी गो इनटू लिटरेचर, हम पाइथागोरस के चीज़ों को भी वहाँ पर हम पढ़ते हैं क्रिटिसिज्म में, कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने इस वर्ड को लेकर उनको ये डाला कि हमको इसका और बेहतर अध्ययन करना चाहिए। सो द नेक्स्ट आई गो टू द ड्रामा दैट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच मीन्स एक्शन। इट इज रिटन फॉर स्टेज परफॉर्मेंस। एंड देन आई गो टू द टाइप्स जो उन्होंने बात किया सर ने एरिस्टोटल का, वो है ट्रेजेडी, कॉमेडी एंड सटायर। ये उन्होंने 3 वर्ड वहाँ यूज किए हैं। इसका मतलब है, ट्रेजेडी मीन्स हम सबको पता है, ट्रेजेडी का मतलब क्या होता है, किसी अच्छे इंसान के साथ कुछ ऐसी चीज़ होना और उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो दुख, उसके दुख में शामिल होते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेजेडी। और यहाँ पर एक सबसे अच्छा उदाहरण आपको मिलेगा, यदि आपने हैमलेट के बारे में सुना है, तो वो हैमलेट के जब पिता, जिनका नाम भी हैमलेट है, वो शेक्सपियर ने बताया कि उनका क्या होता है, मर्डर, और हैमलेट वहाँ नहीं होते। उनको ये खबर आती है कि आपके पिता का देहांत हो गया, और जब वो आते हैं तो उनको एक क्वेश्चन उनके दिमाग में रहता है कि कौन है वो जिसने मेरे पिता को मार दिया, और उसमें वो अपने खुद ही क्वेश्चन कर रहे हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। तो उसको बोलते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं, अपना खुद का मेलोड्रामा। अपने आप सवाल कर रहे हैं, अपने आप ही जवाब ढूंढ रहे हैं, पर उनको किसी पर विश्वास नहीं है, ना अंकल पे,
ना अपनी मदर पे, ना उनकी जो फ्रेंड थी उस पे, और सब उसको समझा रहे हैं कि नहीं, इट इज़ अ नेचुरल डेथ। तो शेक्सपियर ने यहाँ हम सबके इंटरेस्ट को जगाने के लिए उनने एक जो स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म यूज किया वो था सुपर नेचुरलिज्म। और हम सब उसमें अनकॉन्शियसली ईश्वर पे हम कितना भी विश्वास रखें, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग थोड़े ना थोड़े व्यक्ति थोड़ा 0.01% सुपरस्टिशियस है। उदाहरण के लिए उन्होंने बताया कि वो सोच रहे हैं कमरे में और धीरे से ये पर्दा हिलने लगता है और उनको लगता है कि इस पर्दे के पीछे कोई छिपा हुआ मेरी बात सुन रहा है। फिर जब वहाँ, क्योंकि वो राजा थे और राजा जब खत्म होता है तो राजाओं के जो उनका लिखा हुआ जो प्रोटोकॉल है उसमें लिखा हुआ है कि जब राजा का पोस्ट ज़्यादा देर हम वेकेंट नहीं रख सकते हैं तो जो नेक्स्ट उनके परिवार का उत्तराधिकारी होता है उसको रानी से उन्हीं परिस्थितियों में विवाह करना होगा, तब आप पूरे राज्य को आप कार्य कर सकते हैं। तो वो रिचुअल जब होने लगा तो हैमलेट को ये दुख हुआ कि मेरी मदर ये ऐसे, मतलब उन्होंने उसके लिए वर्ड यूज किया फ्रेल्टी। फ्रेल्टी ये बहुत ओल्डन इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब है फरेब। तो उन्होंने बोला कि मेरी माँ इतनी जल्दी कैसे फरेब कर सकती है मेरे पिता के साथ। अभी मेरे पिता को गुजरे हुए कुछ समय हुआ और उन्होंने मेरे अंकल से शादी करने का निर्णय ले लिया और ये कैसे संभव है। तो वो क्योंकि उनकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी और वो इतने राजपाट के बारे में जानते भी नहीं थे, पर यही एक तरीका होता है राइटर का, हम सबको रियल लाइफ इमेजिनेशन में जाने का हमको मौका मिलता है कि हम भी उनके नाटक के माध्यम से समझें। जैसे आप यदि ग्रीक में जाएंगे तो वहाँ पर सोफोक्लिस ने लिखा था इडिपस रेक्स। हम सब जानते हैं इडिपस कॉम्प्लेक्स, इडिपस कॉम्प्लेक्स, इडिपस कॉम्प्लेक्स। ये 3rd सेंचुरी में लिखा गया था और उसका बेसिक रीजन ये था कि ऐसे फॉर एग्जाम्पल यदि हम डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर हमसे कहे कि नहीं आपको ये बीमारी है, तो हम लोग एक्सेप्ट करने से थोड़ा झिझकते हैं। तो ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स है और इडिपस कॉम्प्लेक्स जब आप डिक्शनरी में मीनिंग में जाएंगे तो आपको वहाँ मिलेगा कि एक ऑपोजिट सेक्स अपनी माँ से उस तरह से बिहेव करता है एज इफ शी इज हर लवर, राइट, शी इज हर लवर। अब ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो इसलिए यहाँ आप पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल नॉवेल्स, साइकोलॉजिकल लिटरेचर, तो हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और जब वहाँ पर हम देखते हैं तो इडिपस में एक जो चीज हम सबको सीखने के लिए मिलती है वो ये है कि उस जमाने में भी ईश्वर पे सबका भरोसा था। वो ईश्वर पे सबको छोड़ देते कि जो भी होगा हम ईश्वर के सामने लेकर जाते हैं, क्योंकि इंसान को अल्टीमेटली डिसीजन किसी के लिए लेने का कोई अधिकार नहीं है। और हम सब उस स्टोरी को हम लोग यदि सुने तो एक राजा था जिसको हम सब जानते हैं, राजा के दरबार में बहुत इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, जिसमें एक प्रॉफिट्स भी था। उन्होंने उनको एक हिंट दिया कि जो संतान आपके यहाँ आएगी वो संतान आपको मारकर इस सिंहासन पे बैठ जाएगी, और उसको उन्होंने बता दिया। लेकिन अब हम सब जानते हैं, हम लोग जितना लंबा चौड़ा अपने माता पिता से संवाद करते हैं, उस जमाने में राजा दरबार में इतना संवाद नहीं होता था, वहाँ इन्वर्टेड कॉमर्स में। तो उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय व्यक्ति को इशारा किया और उस बच्चे को रवाना कर दिया। अब इस बीच में जिसको दिया गया था इस जिम्मेदारी, उन्होंने भी अपने विश्वसनीय व्यक्ति को दे दिया, उसने अपने विश्वसनीय व्यक्ति को दे दिया, और लास्ट में ये पता चलता है कि वो जो बच्चा है वो एक मोड़ पर आके खड़ा होता है जहाँ ये राजा जैसे रहते हैं डेकोरम में, वो जब शिकार या किसी आउटिंग के लिए जाएंगे तो वो उस डेकोरम में नहीं होते, क्योंकि वो अपने एक उनका संवाद ये भी होता कि मैं प्रजा के बीच में कैसे जाऊं। यदि आप ऐसे जाएंगे, जैसे मान लीजिए हमारे प्रिंसिपल सर हम सबको ऐसे दिखते हैं और सपोज प्रिंसिपल सर बिल्कुल एक ऑर्डिनरी कपड़ा पहन के चले जाए तो हम लोग को, और वो चेहरा एकदम बदल जाए, उनका पूरा आउटफिट चेंज हो जाए, तो हम भी थोड़े से अचंभा में पड़ जाएंगे कि ये प्रिंसिपल सर है या कोई और है। तो राजा भी अपना भेष को बदलकर जब गए तो वो एक मोड़, मतलब इडिपस ने, सोफोक्लिस ने एक बताया, एक मोड़ हम सबके जीवन में आता है। तो उस मोड़ पर जब उन्होंने बोला कि तुम मुझे जगह दो, तो उन्होंने बोला मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैं पहले आया। तो राजा ने बोला मैं पहले आया। तो दोनों ने फिर विषय लिया कि एक काम करते हैं, आप भी मुझे जगह नहीं दे रहे, मैं भी नहीं, हम दोनों लड़ते हैं, जो जीतेगा वो अपना रास्ता बना लेगा। इस बीच उन दोनों के जब युद्ध होता है और वो उसमें मारे जाते हैं, वो लड़ते 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 राजमहल तक आते हैं और फिर उनको पता चलता है कि
मैं तो उसी जगह आ गया, जिनको मैंने मारा वो तो यहाँ के राजा थे, और राजा के बाद वो उनको बोला भाई जो विजयी होता है वही सिंहासन पर बैठने का हकदार होता है। तो वहां जब वो विवाह के लिए जाते हैं तब ये जो प्रॉफिट है वो आके उसकी माँ को बता देते हैं कि नहीं, मुझे एक चीज याद आ गई कि ये भविष्यवाणी मैंने राजा को बताई थी और उन्होंने अब ढूंढा कि ये कौन है वो। तो जब ढूंढा तो व्यक्ति को पाया गया कि उसको दया आ गई इस छोटे से इनोसेंट बच्चे पर, जो हम सबके अंदर इमोशन है, और उसने किसी और को दे दिया। और उसने जब पाला तो उस माता पिता ने उसको ये बात नहीं बताई थी कि आप किसी और के द्वारा हमको दिए सौंपे गए हुए जिम्मेदारी। और जब ये माँ से विवाह करने लग जाते हैं उसके बाद जब बताते हैं तो वहां पर टैरिशियस जो वर्ड है, जो अंधा हो जाता है ना, वो वही होता है बच्चा जिसको ये पता चलता है कि मैंने इतना गंदा काम किया है कि मेरे को मालूम नहीं था और मैंने आज अपनी माँ से विवाह कर लिया। तो दिस इज अ टू फोल्ड सिचुएशन, जो हम सबके इस तरह से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन देयर आर सो मेनी इंसिडेंट व्हिच हैपेंस इन आवर लाइफ। और हमको जब हम ग्रीक लिटरेचर को पढ़ते हैं और वेस्टर्न लिटरेचर को पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं पैरेलल कि दोनों लिटरेचर में आप जो चीज़ ले रहे हो वो कहाँ से ले रहे हो, चाहे इंडियन लिटरेचर हम कहाँ से ले रहे हैं, हमारे ग्रंथों से। और क्या मोटो है इन ग्रंथों का, हम इंसानों को सही रास्ता दिखाना। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो डिसीजन मेकिंग पावर हो, चाहे हमारा विजडम हो, चाहे हमारा इंटरनल ग्रोथ हो, चाहे हमारी एक्सटर्नल हमारा बिहेवियर हो, चाहे हम जिस जगह पर भी हो तो वी हैव अ डिसिप्लिन टू मेंटेन एंड दीज थिंग्स हेल्प अस टू ग्रो फर्दर। सो एज आई गो टू द नेक्स्ट, ड्रामा में माइमेसिस एंड कैथारसिस। So this word you have to understand कि what does mimesis do here? तो पाश्चात्य नाटक जो है वो ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में यूनानी ग्रीस में हुआ था। और ये किसके लिए लिखा गया, वहां पर भी एक देवता थे जिनका नाम था डियोनिसस, जिनके सम्मान में कब लिखा जाता था, धार्मिक रिचुअल्स में। तो जिस तरह से हमारे इंडियन ड्रामा में वी ऑल बोरो फ्रॉम अ माइथोलॉजी दैट इज द महाभारत एंड द रामायण, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग बैकबोन है टिल टुडे एंड इट विल लास्ट टिल वी आर ऑन अर्थ एंड ऑल्सो इवन आफ्टर वी डाई। द होल यूनिवर्स गेट्स डिस्टॉर्टेड, तब भी ये चीज रहेगी क्योंकि मनुष्यों ने नहीं लिखा। किसने लिखा इसको? Who was Bharat Muni? Supernatural people. They were the chosen people of God, not supernatural. They were the chosen people of God, means God has specially chosen these people, क्योंकि वहां आप जब पढ़ेंगे नाट्यशास्त्र उसमें साफ लिखा है कि हर किसी को नाटक लिखने के लिए अनुमति नहीं थी। They were special people. Those who were tested, right? Those who were tested, those who were given so many tasks. जिस तरह से आप पढ़ेंगे एरिस्टोटल जब गए थे प्लेटो के पास तो प्लेटो ने इजीली उनको ट्रांसफर नहीं कर दिया था नॉलेज। He gave certain task to him, and then after completing that task, क्योंकि एक क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है जब मैं एक प्रश्न पूछता हूँ ये पता नहीं कैसा गुरु है, मुझे तो कुछ बताता ही नहीं है। और उसमें एक संवाद भी है कि मैं घंटों उनके चरणों में बैठा रहता लेकिन वो मेरे सवाल का जवाब ही नहीं देते। नहीं, दिस इज द टेस्टिंग ऑफ अ डिसाइपल, दिस इज हाउ यू आर बीइंग टेस्टेड, कि आप कहीं मुझे भरमाने तो नहीं आए हो। क्यों, उस जमाने में इतना आसान थोड़ी था ना नॉलेज को लेना, तो वो बहुत सीक्रेटिव लोगों को ही दिया जाता है। जिस तरह राजा दरबार में हर किसी को राज दरबार की तिजोरी नहीं दी जाती है, हर किसी को सिंहासन नहीं दिया जाता। दे वर द टेस्टेड इवन टिल टुडे, दोज हु आर राजा ना, दे आर टेस्टिंग देयर चिल्ड्रन कि सल्तनत को आगे कौन लेके जाएगा, क्योंकि वो विश्वसनीय होना चाहिए। एंड ऑल्सो ही शुड बी इंटेलेक्चुअली शार्प, ही कैन नॉट बी ढीली ढाला व्यक्ति, ले भाई तू भी ले जा, ले दरबार तेरे नाम कर दिया, इस तरह का होगा तो उसकी सल्तनत कहाँ तक बचेगी। So drama, when we talk about tragedy, comedy and satire, these are all different forms. तो हमने ट्रेजेडी में कहा अच्छे व्यक्ति के साथ अंत में जाकर उसको नहीं पता, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू रीड टॉम जोन्स, जो टॉम का कैरेक्टर है सब उसको बोलते पता नहीं ये कैसा है, पता नहीं ये कैसा है, जिसमें हिंदी में वर्ड सर का बहुत प्यारा वर्ड है बिरला, मतलब सिर्फ फिरा टाइप की एक्टिंग करता है, हम उस पर क्या विश्वास करेंगे। बट हम और आप भी जैसे सपोज आपके फैमिली में यदि कोई बच्चा हो या आपके परिवार में कोई व्यक्ति हो जो बहुत ग्लैड रहता है, प्लीज उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना। ही इज द बैकबोन ऑफ योर होम। व्हाई? बिकॉज ही टेक्स एवरीथिंग इन अ वेरी लाइटर मोड विच कीप्स अस ग्रोइंग। हमको वो
आनंद मिलता है, क्योंकि हमें मालूम है, देखो आपके यहाँ घर में कोई हो यदि बहुत इंटेलिजेंट हो तो उसको सर पे मत बैठाइएगा प्लीज, है ना। दिस इज द रियलिटी व्हाट ड्रामा इज टीचिंग अस। यदि आपका सबसे निकम्मा जिसको घर में हम लोग वर्ड यूज करते नहीं, ये तो किसी काम का नहीं, कुछ नहीं, वो सबसे काम वाला व्यक्ति है। आप उसे एक काम दे दो, आपके लिए गाड़ी अरेंज कर देगा, वो मार्केट का पूरा सौदा करके ले आएगा, जो काम आपसे नहीं बन रहा वो वाला काम भी वो करके लेकर आ जाएगा और आपको भनक नहीं पड़ेगी। सो एवरीबडी हैज that God has given us 5 fingers which is not equal. It means everybody in our family has a distinctive quality which नाटक tells you. So टॉम जोन्स के साथ क्या हुआ था, टॉम जोन्स को भी यही बोलते थे सब। फॉर एग्जाम्पल जैसे सर की तारीफ करते, सर अंग्रेजों जैसे दिखते हैं, सर बहुत मतलब जब हंसते हैं तो उनका चेहरा लाल हो जाता है। दिस इज व्हाट वी एनालाइज, है ना नॉर्मली। जैसे हमारी मौनी मैडम, उनकी सबसे यंगेस्ट जो सिस्टर है, शी लुक्स इक्वल टू यू नो एन एक्ट्रेस, वैसी उसकी पर्सनालिटी है। तो हम जब घर में किसी के जाएंगे, अच्छा आपकी जो बहन है ना उसके जैसे, कीर्ति सनम के जैसे दिखती है, तो हमने उसको क्या किया, वी आर कंपेयरिंग इट विद अदर पर्सनालिटी, राइट। तो हम भी अपने घर में यही करते हैं, हाँ हमारी लड़की बड़ी काली है, हाँ थोड़ा सा उसका गेरुआ कलर है, क्योंकि दिस व्हाई आई एम टेलिंग यू बिकॉज वी हैव अ वेरी गुड फ्रेंड, शी इज नाउ इन अमेरिका। तो उसकी जो सिस्टर थी लुक वाइज वो बहुत अट्रैक्टिव थी, ये कलर वाइज बहुत अच्छी थी, तो वो थोड़ी सी स्टाइल भी देती थी, क्योंकि उसको बचपन से वही आडंबर में उसको जीने का सौभाग्य मिला। और वो जो छोटी वाली थी वो पूरा घर का काम परफेक्टली करती थी और बोलचाल में वो उससे ज़्यादा अच्छी थी और आज भी है, मतलब वो बहुत अच्छी है। तो उससे हम इस चीज़ को नरेट कर सकते हैं कि उसके जब ये टॉम जाता है तो हर कोई बोलते हैं कितना अच्छा दिखता है, तो हर कोई उसके तरफ, इंग्लिश में एक वर्ड होता है फैसिनेट, है ना, यू आर गेटिंग फैसिनेटेड। आप उस चीज को क्या करते, अपना समझने लग जाते, उसका अधिकार उस पर समझने लगते। तो वो जब गया तो हर कोई उसको बदनाम करने लगा, ये तो जहां जाता है मुसीबत पैदा करता है, ये जहां जाता है मुसीबत, उसका कोई दोष नहीं है। लेकिन जब आप राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो ये हम सबके साथ होता है। आपने कुछ नहीं किया लेकिन आपके इर्द गिर्द वो पूरी कहानी पुरोली जाती है। तो यहाँ जब हम बात कर रहे हैं ट्रेजेडी की, तो ट्रेजेडी आप समझिए कि किसी अच्छे कैरेक्टर में आप फ्लॉ देखते हैं, फ्लॉ मतलब कमी, और उस कमी के कारण वो व्यक्ति क्या होता है, मर जाता है। तो जिस तरह से हैमलेट वो डिसीजन नहीं लेके समझ पाया कि ये जो है ये पूरा नेचुरल है, यदि मेरे माँ को विवाह करना पड़ा मेरे पिता से तो ये एक उसका डेकोरम है राज दरबार का, और मुझे इतना ऑफेंड नहीं फील करना। और अंत में क्या होता है, वो अपनी जो डैगर होता है, मतलब जो उसकी तलवार होती है, उससे एक एक करके पूरे लोग खत्म हो जाते हैं, उसके अंकल, उसकी माँ और उसकी जो फ्रेंड है जिससे वो शादी करने जा रहा था, उसके पिता, उसका सबसे बेस्ट फ्रेंड, वो सब खत्म हो जाते हैं। लास्ट में जब वो सेंसेस में आता है, क्योंकि अभी तक उसके अंदर क्या थी, नफरत, जब सेंसेस में आता है तो वो पाता है ही इज द ओनली वन लेफ्ट, तो अब मैं किस पर अपना नाराजगी दिखाऊंगी या दिखाऊंगा। सो दिस इज द ट्रेजेडी। एंड देन वी गो टू कॉमेडी। तो जो आप फुगड़पंथी कॉमेडी देखते हो टेलीविजन पे, वो कॉमेडी नहीं। कॉमेडी का मतलब होता है कि आप ऐसी चीज बोलना जिसके पीछे ह्यूमर तो है, पर एट द लास्ट वो आपके सेंसेस को ड्रॉ कर रहा है, आपको किसी चीज की ओर लेकर जा रहा है, दैट इज कॉमेडी। एंड देन वी कम टू सटायर। सटायर हियर मीन्स व्यंग, राइट। हम सबको व्यंग करना बड़ा पसंद है, करते हैं ना? नहीं करते, बच्चे तो सबसे ज्यादा करते हैं। यदि किसी के पास एप्पल फोन नहीं है तो हम उसको दूसरी तरीके से ट्रीट करते हैं, राइट। यदि किसी के पास बहुत हाई डेफिनेशन वाला कोई कैमरा वाला फोन नहीं है तो हम उसको दूसरी तरीके से बोलते हैं। सो सटायर हियर इज अ वेरी प्रोमिनेंट रोल विच वी ऑल लव। ट्रेजेडी और कॉमेडी थोड़ा हमारे क्षेत्र से बाहर हो जाता है कभी कभी, बिकॉज दे आर वेरी लॉन्ग, बट सटायर इज वेरी क्लोज टू आवर हार्ट बिकॉज आफ्टर ऑल इट वर्क्स ऑन द प्यूरिफिकेशन, राइट। आप जैसे आप बहुत टेंस होते हैं, हम लोग भी जब टेंस होते हैं, सो माय हस्बैंड, माय मदर ऑल्सो यूज्ड टू से कि कोई लाइट मूवी देख लो या हंस लो। सो इट रियली वर्क्स। जब आप किसी चीज पे हंस लेते हो, सो वो जो टेंशन है इट यू नो ease out, and then you come to your own senses. So now as we go to the next, that is the medieval and the Elizabethan time. हम जब बात करते हैं एलिजाबेथन पीरियड की इन द वेस्टर्न टाइम,
ये सब वहाँ से बोरो किया था हमारे ग्रीक से, राइट। ग्रीक जो हमारा मिडिल एज फेज है वहाँ से। और यहाँ प्रोमिनेंटली हम जब वेस्टर्न ड्रामा की बात करते हैं तो शेक्सपियर और उनके साथ जैसे क्रिस्टोफर मार्लो, राइट। तो हम इनके जब प्लेस में हम जाएंगे तो हमको वहाँ क्या मिलता है? ऑब्वियसली वी वांट द वर्क फ्रॉम ऑब्वियसली द बाइबल। तो वहाँ उन्होंने 3 हमको प्ले दिया है। पहला प्ले है आपका मिस्ट्री, दूसरा है आपका मिरेकल और तीसरा है आपका मोरालिटी। और तीनों में आपको समझने की बात यह है कि हम सब आशावादी लोग हैं, राइट। आपके घर में यदि दुख है तो हम सब कहते हैं एक दिन सुख आएगा, और आज परेशानियां हैं तो एक दिन अच्छे दिन भी आएंगे। बट वी ऑल आर बीइंग टोल्ड दैट आप जिस भी ईश्वर को मानते हो आप उसकी आराधना सच्चे मन से करो, वहां आपकी कोई कमी नहीं होना चाहिए। तो यदि हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे तो मोरालिटी प्लेस हमको कहाँ मिलेंगे देखने के लिए? रामायण, महाभारत। करेक्ट। और फिर जब हम पंचतंत्र में जाएंगे तो दे आर द स्मॉल फेबल्स। कहाँ से ली गई? ऑब्वियसली फ्रॉम दी रामायण एंड द महाभारत। वो क्या है हमारे लिए? ऑफ कोर्स दे आर टीचिंग यू अ लेसन। क्या लेसन है जो हम सबको सीखने के लिए वो बोलते हैं? ह्यूमैनिटीज की लेसन, राइट। जैसे दया, करुणा, है ना, आदर, प्रेम। और क्या नहीं करना चाहिए? छल, कपट, द्वेष, जलन, ईर्ष्या। ये हमारे शरीर के लिए क्या होती है? नुकसानदायक। इसलिए जब भी आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको इन्हीं चीजों से दूर रहने के लिए बोलते हैं, और ये बोलते हैं जिसमें आपको खुशी मिले आप उस काम को ज्यादा अच्छे से करो। हमारे बीच में बहुत अच्छा उदाहरण है गगन का। हम और तृप्ता मैडम बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है गगन की परिस्थितियों से। जिस फेज से वो था, जिस फेज में वो गया और जिस फेज से वो निकल के हमारे बीच में आ जाए। सो वेरी हैप्पी टू सी यू गगन, थैंक यू मैम, एंड कीप अप द गुड वर्क। सो यहाँ जब हम एलिजाबेथन में जाते हैं तो शेक्सपियर के साथ हम क्रिस्टोफर मार्लो की यदि बात ना करें तो वो नाइंसाफी होगी, क्योंकि क्रिस्टोफर मार्लो का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले था आपके नाटक को एक दूसरे लेवल पर लेके जाना, क्योंकि वो उस ट्रेडिशन से हटकर एक नई विधा को हम सबको लेकर गए। उन्होंने क्या किया? दे ब्रॉट द लिविंग ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स। यदि हम देखेंगे तो हमारे पहले जितने भी नाटक लिखे गए, चाहे वो हमारे देश में हो चाहे अन्य देशों में, वो किस पर आधारित था? राजाओं पर। Which we are, none of us comes from that family, so we can't associate ourselves, है ना, purely। हम किनसे ज़्यादा बेहतर एसोसिएट कर पाएंगे? To people of our community। वो कौन सी कम्युनिटी है? स्टूडेंट्स, मदर, फादर, फैमिली ओरिएंटेड सोसाइटी, ठीक है। तो नाटक में कल्चरल डिफरेंस को भी आप बहुत खूबी समझ सकते हैं। हम लोग राजा महाराजाओं जैसे पूरे वो गैजेट के साथ तो हम कॉलेज में नहीं आएंगे। सो हाउ वी आर गोइंग टू कम लाइक व्हाट वी लाइक टू फील कंफर्टेबल विद, एंड इट इज ऑल्सो वेरी अप्रोप्रिएट एज पर द डेकोरम। हम यहाँ पर फटी वाली जीन्स पहन के तो नहीं घूम सकते, राइट, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो एवरीथिंग, एवरी सोसाइटी हैज इट्स ओन डेकोरम। सो उन्होंने क्या किया? हमारे बीच में एक बहुत अच्छा जो चीज़ क्रिस्टोफर मार्लो ने हमको दिया वो था उनका जो वर्क था डॉक्टर फॉस्टर्स। और उस डॉक्टर फॉस्टर्स में एक जो सीखने वाली बात थी वो ये थी कि जो 7 डेडली सिंस की उन्होंने बात किया, जिसमें था अभिमान, लोभ, क्रोध, पेटूपन, आलस्य और व्यभिचार। हम लोग पेटू हैं, खूब खाते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और फिर जाते हैं डॉक्टर के पास कि हमारा थायराइड बिगड़ गया, तो हमारा फैटी लिवर हो गया, तो हमें नींद नहीं आती है, हमें बहुत टेंशन होता है, और हम मोटे और मोटे और मोटे और मोटे और मोटे होते जा रहे हैं, राइट। तो हमें किस पे काम करने की जरूरत है? खुद पर, अपनी जीभ पर। जीभ ही ललचती है ना। सुबह से उठने से लेकर रात तक हमारी जीभ ललचती है कि ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो। उससे क्यों? ये देखो, ये किताब जो लिखी गई है डॉक्टर फॉस्टर्स की, उसमें उन्होंने यही साफ कहा कि यदि आप किसी चीज़ की अभिलाषा करते हो, चाहे वो भूख, खाने की, आपको भूख नहीं लेकिन फिर भी आपको खाना है,
ये भी खाना, वो भी खाना, वो भी खाना। आई हैव सीन सम पीपल, तो वो क्या करते थे सर कि किसी भी पार्टी में जाते ना, उनकी निगाहें पूरे टाइम खाने में लगी, पूरे टाइम खाने में लगी। और कोई शुरू करे या ना करे, सबसे पहले सर इमेजिन करिए 50 गुलाब जामुन कौन खा सकता है? मतलब जब से पार्टी शुरू हुई है लास्ट तक, और ताली मार के हमने आज 50 खाया, कल तो 100 खाएंगे। मतलब आप वो जो क्रेविंग, ये इंग्लिश वर्ड है क्रेविंग, लेकिन एक्चुअली ये क्रेविंग वर्ड नहीं है। एक क्रेविंग वर्ड तो अलग हो गया, क्रेविंग किसी चीज की होती है और एक समय के बाद वो खत्म हो जाती है। ये व्यक्तियों की प्रॉब्लम ये होती है कि जो कुछ दिख रहा है ना वो मेरे पास ही होना चाहिए, मतलब मैं बटोर लूँ उसको। फिर कुछ लोगों को सर मैंने देखा कपड़ों का बड़ा पागलपन है, किसी का भी कपड़ा सर वो उठा के चल देते हैं। हम लोग एक बार खेलने गए तो हमको बाद में पता चला कि हमारे ट्राउजर्स कहाँ चले गए। तो जब पता चला तो उसके बैग में मिले और उससे पूछा कि हमारे ट्राउजर तुम्हारे बैग में क्या कर रहे हैं? हमने लिया ही नहीं। फिर उसके फादर से जब बात हुई, बोले मैडम हम खुद तंग है, उसकी एक आदत है, हम क्या करें, जिस कहीं भी जाता है वो ट्राउजर ही उठा लेता है। तो मतलब आपको अनकॉन्शियसली आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो और वो आपका एक हैबिट में आ जाती है। एक सर मेरी एक स्टूडेंट थी सर, उसकी पेन चुराने की आदत थी। तो जब लंच टाइम होता था तो एक स्कूल में मैं थी, उसने ABCDE 4th क्लास का सेक्शन में, तो उसने सबके बैग में से सर रिसर्च में पूरों के पेन चुरा के अपने बैग में रख के लेके जाते। तो एक दो बार सबने सोचा कि इसने लिया होगा, उसने लिया होगा। जब ये घटना काफी तेजी से बढ़ने लगी तब ये बात प्रिंसिपल तक पहुंची। प्रिंसिपल ने कहा आज कोई बच्चा रिसर्च में नहीं जाएगा, सब बाहर खड़े जाओ, एक एक का हम पेन चेक मतलब बैग चेक करेंगे। तो सर उस लड़की के घर में इतने सारे पेन मिले और उसके पेरेंट्स को बुलाए तो बोले हम खुद परेशान हैं, ये जहाँ भी दुकान पे जाती है वो पेन उठा लेती है, दबा लेती है, पीछे हाथ करके, मतलब वो किसी भी घर में जाएगी तो उसको एक पेन उठाने का एक वो था अंदर। अब वो कैसे उन्होंने ट्रीट किया उसको बहुत समय लगा सुधरने के लिए। तो द सेम थिंग हियर, मोरालिटी प्लेस। हम सबको यही कह रहे हैं कि क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टर्स यदि आप पढ़े, कभी मिले तो आपका है यूट्यूब में, आप उस पिक्चर को जरूर देखिएगा। इट टॉक्स अबाउट ऑल दोस सिन इसलिए बोला गया क्योंकि अल्टीमेटली कहते हैं अभिलाषा ही हर चीज की जननी होती है। आप किसी चीज की अभिलाषा करते हो वही आपको वहां तक लेकर जाती है और अंत में आपका बुरा ही होता है। इसलिए हमें किसी भी बात की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए क्योंकि समय अनुसार ही वो मिलेगा। सो एज वी गो टू द नेक्स्ट, दैट इज वी हैव सो मेनी थिंग्स टू डिस्कस। वेस्टर्न ड्रामा। अब जब हम आते हैं 20वीं सदी में तो हम सब, चाहे वो इंडिया हो चाहे अदर वर्ल्ड हो, नाउ वी आर इन द प्ले दैट इज नोन एज रियलिज्म। रियलिटी की बात करते हैं वो। हेल्पलेस इफ दे आर लिविंग अ मीनिंगलेस लाइफ जिसमें कोई अर्थ ही, जो दिशा में होकर भी नहीं है, मतलब क्या प्राप्त करने जा रहे थे। जैसे सर एक हमारा प्रिंसिपल सर, हमारे सर एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था, टॉपर भी रहा, बाद में पता चला वो तिहाड़ जेल में गया। नहीं, हंसने की बात नहीं है। और उसके फादर क्या थे, डिप्टी कमांडेंट, और फिर वो कमांडेंट बन गए बटालियन के। तो वो ना सर जब पढ़ने आता था तो बहुत स्प्रे लगाता, तो हम लोग उससे कहते थे कि तुम इतना संजीव, तुम इतना स्प्रे करके क्यों आते, पूरी कमरा जो है भर जाता है किसी से, हम लोग नहीं सांस ले पाते हैं। सर वो उसकी एक बीमारी थी और लास्ट में जाके जब वो तिहाड़ में हमको किसी के द्वारा पता चला तो सर वो स्मगलर बना किसका, महंगे महंगे परफ्यूम्स। तो आपकी अभिलाषाएं आपको कहाँ लेकर जाएंगी ओनली गॉड नोस। पर यदि आप उस पर अंकुश लगना नहीं सीखेंगे तो हमारे जीवन में भी बहुत सारी चीजें हमको परेशान करती। हम तिहाड़ जेल में नहीं होंगे फॉर गॉड फॉरबिड, बट हमारे जीवन में परेशानियां आती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप बहुत सारा पैसा खर्च कर दो अपने घर में जरूरत से ज़्यादा, और एट द एंड ऑफ द मंथ आपको लगता है यार हमने क्यों उस पर किया, अभी हमको तो इसकी ज़रूरत भी नहीं, हमने क्यों इतना पैसा इन्वेस्ट किया। यही ऑर्डिनरी लाइफ का जो पेन है वो हमारे जितने मॉडर्न राइटर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल चाहे वो हेनरी इब्सन हैं जिन्होंने डॉल्स हाउस जो नॉर्वे के थे, चाहे ब्रेट है जो जर्मनी के थे, इन्होंने वो ऑर्डिनरी लाइफ को ही अपना ड्रामा में केंद्र बिंदु रखा। और उससे हम सबको क्या सीखने मिलता है, क्या सीखने मिलता है, एक चीज कि वी आर ऑल्सो वेरी स्पेशल।
We as ordinary human beings are also very special. We are not less important because कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों से associate करते हैं, right? Everybody has their own way of dealing with life. So what were the features? They were believable and psychologically complex characters. Believable and psychologically complex characters. Gagan, what do you mean by believable and complex characters? Believable indicate humanity and complex out of the humanity. Right. तो एक एग्जाम्पल दोगे? Maybe believable जैसे कि honesty is the best policy. Right. Okay. But मैं भूखा हूँ, ठीक है? हाँ. अब मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ. अगर Right. मैं चुरा लेता हूँ किसी की रोटी, तो मेरे हिसाब से पाप नहीं है. ये मेरे Right. पेट की भूख है. तो बिल्कुल. ये कॉम्प्लेक्सिटी हो गई और जो बिलेबिलिटी की honesty is the best policy. यहाँ पे पर्सनल डिलेमा और प्रोफेशनल डिलेमा आ रहा है. Correct. Good. That is what he is telling us कि आप जो दिखते हैं, है ना, एब्स्ट्रैक्ट चीज, Yes. कि आप सच बोलो, लेकिन सच दिखता कहाँ है? वही. राइट? झूठ तो समझ में आ जाता है, लेकिन सच नहीं दिखता. तो वही उन्होंने अपने प्ले के माध्यम से हम सबको बताया कि हम जब ये चीज को फॉलो करें तो हमें इस बात को भी ध्यान रखना है कि वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहाँ बहुत सारी चीजें आप चाहेंगे कि मंच पर प्रस्तुत हो, वो नहीं दिखेगी, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड. एंड देन ही टॉक्स ऑन द नेचुरल एंड एवरीडे डायलॉग. पहले वो आप देखेंगे शेक्सपियर के समय दी एंड दाओ, दाओ माय मैजेस्टी, और अभी हम दाओ नहीं यूज करते. यदि सर है तो हम सर के सामने बोलेंगे सर आप आ जाइए, पर यदि हमको शेक्सपियर की भाषा में बोलना पड़ेगा दाओ मैजेस्टी ही इज अराइविंग, तो हम सब खड़े हो जाएंगे. बट हमारे को उस जमाने में सर क्योंकि राजा हैं तो हम उनके सामने कैसे करेंगे, ऐसे करके खड़े होंगे. लेकिन आज हम फेस टू फेस बात करने की हमको वो फ्रीडम दी गई है. दैट इज व्हाट द राइटर इज ट्राइंग टू मेक अस अंडरस्टैंड. एंड देन रियलिस्टिक सेटिंग एंड डिटेल्ड स्टेज डिजाइन. तो दिस इज द रियल वर्ल्ड. वी हैव नॉट डिजाइंड एनीथिंग एक्स्ट्रा कि यदि सर है और राजा है तो उनका सिंहासन होना चाहिए. यदि सर है तो सर की एक लंबी, जो हम लोग ने एज्यूम किया कि एक लंबी सी चेयर होती है, तो प्रिंसिपल सर है तो हमको और चीफ गेस्ट को हमको वो लंबी वाली चेयर पे बैठाना है. सो वी आर हैविंग अ वेरी सिंपल, वेरी डिग्निफाइड सेटिंग जिसमें हमने सब लोग एक जैसी चेयर पर बैठे. दिस इज द फ्रीडम इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट. एंड देन वी कम टू द सोशल थीम्स सच एज क्लास, जेंडर एंड हिपोक्रेसी. तो आज आप देखते हैं बहुत सारे प्लेस जो है वो डिफरेंट. यहाँ आप लोग समझिएगा क्लास वो क्लास नहीं है जो हम लोग ने बनाया है ना, ये वो वाली क्लास की बात नहीं कर रहा है. ये क्लास कौन सी क्लास है? टू पीपल, एक ऑर्डिनरी और एक जो अंडरस्टैंड करते हैं. राइट? लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो अमंग द फार्मर्स, कोई प्ले लेकर जाएंगे, तो यदि हम उनके डायलॉग उनकी भाषा के नहीं उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे तो क्या वो हमारी शुद्ध हिंदी या क्लिष्ट हिंदी समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा. तो हमको उसी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए उनके शब्दों को हमको अपने डायलॉग में यूज करना पड़ेगा और हम तब तक अपनी बात को पहुंचा पाएंगे. एंड देन एज वी गो टू द अदर, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट एंड दैट इज नोन एज absurd theatre, which is very prominently popular these days. Absurd theatre हम लोग ने भी देखा था, हंगेरियन प्ले देखा था हमने. आपका जो स्कूल ऑफ ड्रामा जो है आपका मंडी हाउस दिल्ली में, इट वॉज परफॉर्म्ड बाय स्कूल चिल्ड्रन एंड विच वॉज ब्यूटिफुली प्रेजेंटेड. और उसमें कौन होता है? उन्हीं के बीच का एक आके ही बिकम्स द नरेटर ऑफ द स्टोरी. कि आप पीछे आप जो देख रहे हैं वो क्या हो रहा है, पीछे जो घटना है वो होती जा रही है, लेकिन वन ऑफ द कैरेक्टर विल कम, ही विल एड्रेस टू द ऑडियंस, आगे की घटना के बारे में नरेट करेगा एंड देन ही लीव्स एंड अगेन ही बिकम्स अ पार्ट ऑफ द सेम प्ले. लैक ऑफ लॉजिकल प्लॉट. तो वहाँ कोई प्लॉट नहीं है. जैसे आप देखेंगे शेक्सपियर के समय में ऑडियंस के बीच में से कैरेक्टर आते थे एंड देन आपको नहीं पता जो बैठा है ये उनमें से एक पात्र है. राइट? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शेक्सपियर उन्हीं के बीच में से व्यक्ति एक आता था और कैरेक्टर अपना परफॉर्म करके ही यूज्ड टू लीड. कल्चरल और रेपिटेटिव स्ट्रक्चर, breakdown of language and communication, existential themes of isolation and meaninglessness, symbolic characters, dark humor and tragic comic tone, vague time and setting. Vague time and
setting. तो अभी आप देख रहे हो कि हम जिस समय से गुजर रहे हैं, we have so many topics the writers are trying to cover. जिस तरह से आज शाम को आप प्ले देखेंगे, beautifully directed by Tanuj sir and also very well practiced by the student. वो बहुत अच्छा विषय उन्होंने लिया है. Please come and join us at 6 in the evening and be a part of that. Witness to the real performance of our students. So last में मैं बताना चाहूँगी who are the major Western playwrights. Anton Chekhov का The Seagull, Henry Ibsen का Doll's House, George Bernard Shaw का Man and Superman, Tennessee Williams का Streetcar Named Desire and Samuel Beckett का Waiting for Godot. तो जिस तरह से आप देखेंगे डॉल्स हाउस, ये हर कोई इसको पढ़ता है. क्यों? क्योंकि ये एक सोसाइटी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्या है, सोसाइटी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. बिकॉज वी ऑल लिव इन अ सोसाइटी एंड वी डोंट रिस्पेक्ट आवर पीपल. इट इज द नेम इटसेल्फ सेज अ डॉल्स हाउस, राइट? तो डॉल क्या होती है? डॉल क्या होती है? गुड़िया, जिससे बच्चे क्या करते हैं? खेलते हैं. हमने भी अपने घरों को क्या बना लिया? खेल जैसा. गुड़िया का खेल. Like for example, if all of you have sisters, don't try to treat your sisters as a doll. ये हेनरी इब्सन का एक बहुत बड़ा प्रकाश है हमारी सोसाइटी पर. आप उसको क्या देते हो? मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, सबसे अच्छी दिखती है. आप क्या कर रहे हो? उसके आसपास एक ऑरा क्रिएट कर रहे हो. किस चीज का? सुंदरता का. अनरियलिस्टिक. भाई सुंदर होना अच्छी बात है, लेकिन एवरीथिंग व्हाट गॉड हैज डिजाइन्ड हियर, ऑल ऑफ अस आर ब्यूटीफुल एंड हैंडसम. व्हाट्स रॉन्ग इन अस? बट वी आर प्लेसिंग द अदर पर्सन अबव एवरीबॉडी इन द फैमिली. जहाँ जैसे सर इन आवर फैमिली देयर वाज अ वेरी कजन सिस्टर ऑफ माइन, वेरी ब्यूटीफुल, नो डाउट. इतने आज भी उसके इतने लंबे लंबे बाल हैं, इतने मोटे मोटे बाल हैं. सो वन डे व्हेन द ब्रदर केम, तो उन्होंने कहा पूरे शहर में हमारी बहन की तारीफ होती थी. मतलब वो जो एक पेन था उसके अंदर का. एवरीबडी वाज गुड लुकिंग, एवरीबडी इज बाय गॉड्स ग्रेस, एवरीबडी इज गुड लुकिंग. बट आप जो दूसरे को देखते, अच्छा आपकी बेटी बड़ी खूबसूरत है ना, बड़े लंबे लंबे बाल हैं. सो आपने उसके अंदर क्या पैदा किया? क्या पैदा कर रहे हैं आप उसके अंदर? अनकॉन्शियसली आप उसको एहसास करा रहे हैं कि यू आर बेटर देन एवरीबडी. और जब वो रियलिटी टूटती है तब क्या होता है? डिप्रेशन, एंजाइटी. एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट एक्सेल इज टेलिंग अस. कि घर में भी फॉर एग्जाम्पल, गॉड फॉरबिड, आपके घरों में यदि बहनें हैं, आपकी बच्चियां, मेहरबानी करके उनको ये मत बोलो कि आप पराया धन हो. Tell her you are very special not only to this family but whichever family you step in. You are going to take the legacy of our family, the teachings of our family, and you become a part of that family. Only then you will be creating a perfect atmosphere. ये मत बोलिए आप पराया धन हो. जैसे सर एक बच्ची ने वो बोली, बचपन से पैदा हुए पराया धन, बड़े हुए तो पराया धन, ससुराल गए तो पराए घर से आई हो. तो बोले मैडम मैंने क्या गुनाह कर दिया? तो अब मैंने डिसाइड कर लिया आई एम गोइंग टू टेक डिवोर्स. जो इब्सन कह रहा है डॉल्स हाउस में. सो आई जस्ट कोरिलेटेड द स्टोरी व्हाट इब्सन टोल्ड इन द डॉल हाउस, कि उसकी बात ना घर में सुनी जाती है, जब वो यहाँ से दूसरे घर जाती है ना, वहाँ उसको रिस्पेक्ट मिलता है. भले वो लॉजिकली और प्रैक्टिकली सही बात कर रही है, लेकिन हम घर में क्या बोलते हैं? अरे तुम पराई हो, हमारे बीच में मत बोलो, हम डिसाइड कर लेंगे. जब वो दूसरे के घर में जाती, तुम पराए घर से आई हो, तुम हमें सलाह मत दो, तुम्हारी सलाह प्रैक्टिकली नहीं है. हम है ना इतने सारे लोग, हम डिसाइड कर लेंगे हमारे घर का क्या होना है. सो दैट इज व्हाट वेरी रिलेटेबल, यू रिलेट टू द टॉपिक. सो ये ऑथर्स ने सोसाइटी को इतने बहुत ही नजदीकी से समझा कि हम सब उसमें एक क्या है, इसलिए कहा बोलता है साहित्य समाज का एक दर्पण है. हम सबको उसमें अपने आप को देखने की आवश्यकता है. इसलिए शेक्सपियर कहता था, मोर यू रीड लिटरेचर मोर यू बिकम अ रिफाइंड ह्यूमन बीइंग. जितना आप पढ़ेंगे साहित्य को, उतना बेहतर आपकी पर्सनालिटी बनती चली जाएगी, रुकेगी नहीं. इसलिए यू हैव टू बी. जब हम फ्रांसिस बेकन की किताब पढ़ते हैं ऑफिस स्टडीज, उसमें क्या लिखा है? Some
Most are to be chewed, others to be swallowed, some to be digested. फिर वो आगे क्या कहता है? Books is not for compliment or ornamentation. आपको डिग्रियां बटोरना ऑर्नामेंटेशन के लिए खूब लगा ले, बट वेयर इज द नॉलेज? एंड देन ही सेज कि द प्रैक्टिकल रियलिटी इज रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन एंड कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन. इसलिए बोला जाता है कि आप जब आते हो मेहरबानी करके पढ़ के आओ, ताकि आप जब संवाद करो तो यू आर रेडी. मेक नोट्स so that you are ready to give any time you are allowed to come in a program, you are ready to give a speech. इसलिए reading makes a full man, writing an exact man, and conference a ready man. Right? So in the last I go to the Indian drama and I just wind up because it is taking too much time. As we all know, यहाँ हमारे बीच में सर ने already discuss कर दिया भरत मुनि का. एंड भरत मुनि, उनको बोला जाता है मुनि. तो मुनि itself means a person who has done so much of meditation and sadhana. So God has given him that knowledge and he started writing, and the name of the book is नाट्य शास्त्र. उनके डिसाइपल कौन थे? Who was the शिष्य? अभिनव गुप्ता. So whatever नाट्य शास्त्र में उन्होंने लिखा है उसको अभिनव गुप्ता ने और ज्यादा पॉलिश किया. राइट? सो इंडियन ड्रामा जो हम देखते हैं वो सेकेंड मिलेनियम BCE में से हम लोग जाते हैं, तब वहां हमको मिलता है. क्या बताते हैं वो? दे कंसर्न अबाउट ह्यूमंस एंड दे आर डिवाइन थिएटर्स. डिवाइन थिएटर्स. तो इसलिए जो हमारे पात्र है, चाहे वो महाभारत में आप देखेंगे, रामायण में, दे आर नॉट कॉमन, दे आर अनयूजुअल. इसलिए क्योंकि हम और आप उनसे रिलेटेबल है ही नहीं. हम लोग, हमारी पर्सनालिटी उन कैरेक्टर्स को रिलेट कर ही नहीं सकती. उसको बनने के लिए हमें कईयों साल लगेंगे, कईयों साल लगेंगे उस जैसा बनने के लिए. बिकॉज दे हैव ऑलवेज लिव्ड टू बी प्योर एंड दे फॉलोड व्हाट वाज गाइडेड बाय गॉड. और वो हम नहीं कर सकते. यदि आपके माता पिता बोले यहाँ नहीं करना, क्यों नहीं करना? आपको ये नहीं करना, नहीं हम तो करेंगे. रात को 10 बजे से पहले आना, कैसे आएंगे? पार्टी ही लेट शुरू होती है. सो वी हैव आवर ओन काउंटर अटैक. राइट? ये कहाँ हो सकता संभव? इन दिस वर्ल्ड, है ना? यही करते हम. कुछ पसंद नहीं आया, पटक दिया और पाँव पटकते हुए चले गए. फेंक दिया, टूट जाए तो टूट जाए, उससे कोई मतलब नहीं. तो क्या हो गया? मोबाइल ही तो था, सो टूट गया, दूसरा ले लेंगे. सो वी हैव अ वेरी डिस्कोर्स इज वेरी रैशनल, जो प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है. सो नाउ एज आई गो टू द संस्कृत ड्रामा, नाट्य शास्त्र provides a detailed guidance on theatre architecture, acting technique and rasa theory and stage production. वहाँ एक जो नाटक लिखे गए हैं, चाहे वो आप कालिदास का शकुंतलम पढ़िए, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. उसमें आप पर्टिकुलर देखेंगे स्टेज का भी उन्होंने डिस्क्राइब किया कि स्टेज कैसा होना चाहिए, कैसा आपका संवाद होना चाहिए, कितने शब्दों में आपको आपका संवाद करना है. दैट इज द डिटेलिंग जो हमारे ओल्डन टाइम में हमारे नाटककार करते थे. एंड द फेमस संस्कृत ड्रामेटिस्ट वेर भाषा, कालिदासा एंड शूद्रका. एंड एज नाउ वी गो टू द मॉडर्न इंडियन ड्रामा, वही क्योंकि इसलिए आई केप्ट इट इन द लास्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. जो मॉडर्न उसमें है, चाहे वो टैगोर पढ़े, चाहे आप कर्नाटक पढ़े, चाहे विजय तेंदुलकर, 3 डिफरेंट प्लेसेस. वन इज फ्रॉम बंगाल, अदर इज फ्रॉम कर्नाटका एंड द लास्ट इज फ्रॉम महाराष्ट्र. ठीक है, मराठी भाषा. तो आप इनका जब आप प्ले पढ़ेंगे, दे आर वेरी मच इनटू देयर कल्चर, कल्चरली ओरिएंटेड. लेकिन ये एक उनकी खासियत है कि वो नेचुरल सिनेरियो को कितने बखूबी अपने हमारे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर के साथ मिलाकर जब प्रस्तुत करते हैं, इट टर्न्स आउट टू बी वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी. सो भरत, जब हम रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ते हैं द पोस्ट ऑफिस, उनकी जो थीम है यहाँ पर वो है स्पिरिचुअलिटी एंड फ्रीडम. जब हम गिरीश कर्नाड का तुगलक, हयावदन और नागमंडलम पढ़ते हैं, वहाँ पर है आपका मिथ, मॉडर्निटी, पावर एंड आइडेंटिटी. यदि हम विजय तेंदुलकर का घासीराम कोटवाल पढ़ते हैं, वहाँ है पॉलिटिकल रियलिज्म एंड सोशल
क्रिटिसिज्म। और लास्ट में जब हम पढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस में, वो है मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन, ये एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट इन हिंदी ड्रामा, राइट। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में है, तो उसका रीजन ये है जब आपने पिछला ही नहीं पढ़ा आगे कैसे करो, क्योंकि ये रेफरेंसेस कहाँ जाता है, पुराने राजाओं को तरफ जाता है। तो यदि आपको पिछला हिस्ट्री नहीं पता तो आप उस स्टोरी में भी होकर आप नहीं हो पाते। एंड लास्टली आई कंक्लूड दैट देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, एंड दिस इज द लास्ट फॉर टुडे। दे बोथ रिफ्लेक्ट सोसाइटी एंड एनरिच वर्ल्ड लिटरेचर। दोनों का उद्देश्य है, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे हमारे अदर लैंग्वेजेस के हमारे ड्रामा लिखे जाते हों, ऑफ एनी कंट्री, वेदर इट इज इन इंग्लिश। और सबसे अच्छी बात है टैगोर और कर्नाड और विजय तेंदुलकर की, कि दे हैव रिटन इन द नेटिव लैंग्वेज, पर उन्होंने उन सभी प्लेस को क्या किया, हम सबके नॉलेज को बनाए रखने के लिए और इस दुनिया को बताने के लिए उन्होंने इंग्लिश में खुद के प्लेस को ट्रांसलेट करे। यही उनकी एक सबसे बड़ी खासियत थी। And then in the last I would say tragedy, comedy, problem play, farce, comedy of manners. These are the different types of drama that we witness today. इसमें डिटेलिंग में तो बहुत कुछ जा सकते हैं, लेकिन I won't go in the detail because वो हमारा उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य है कि हम कैसे देखते हैं वेस्टर्न और इंडियन ड्रामा को। So thank you everybody for listening to me. मेरे क्वेश्चन था नोरा मैडम आपसे जी मैम। कि ये अपने बहुत पहले के अपने ड्रामा और साहित्यकार हैं और उनको अपन ने गुणात्मक अध्ययन किया जी। प्रेजेंस में हम समाज किशोर ज़्यादा इंडियन और किशोर वेस्टर्न, उसका कंपेरेटिव अगली बार से मिलाना रखेगा। हाँ जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, प्रेजेंस में कहाँ ज़्यादा 20वीं सदी का समाज किशोर जो है पाश्चात्य और किशोर अपना इंडियन। नेक्स्ट बार सेमिनार जी जी मैम। और थैंक यू। धन्यवाद मैडम, आपका जो व्याख्यान है बहुत ही सारगर्भित रहा और निश्चित रूप से भारतीय नाटक और पाश्चात्य नाटक के बीच में जो अंतर था उसको आपने बखूबी अपने व्याख्यान के माध्यम से हम लोगों को समझने का प्रयास किया। और जो हमारी भारतीय नाटक का जहाँ से उद्भव हुआ, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, और उनके नाट्यशास्त्र पर फिर हमारे धनंजय ने 10 रूपक लिखा, साथ ही फिर अभिनवगुप्त है या शंकुक है या भट्टनायक है, ऐसे आचार्यों ने उनका बाद में और विस्तार दिया है। तो बहुत ही अच्छे से आपने बताया और मुझे 2 शब्द जो है धनंजय की लाइन याद आ रही है, वो इसके साथ जोड़ करके मैं आगे की वक्ता को बुलाना चाहूँगा कि धनंजय 10 रूपक में कहते हैं कि अवस्थानुकृतिर नाट्यम रूपम दर्शित उच्यते रूपकम तत्समारोपात 10 देव रसाश्रयम, यानी अवस्थाओं का अनुकरण ही नाट्य है। जो अभिनय किया जाता है जिस प्रकार से शैली में जो 4 प्रकार के हमारा अभिनय है, आहार्य, सात्विक इत्यादि, तो अवस्थाओं का अनुकरण नाट्य है। रूपम दृश्य तो उच्चते, जो दिखाई दे वही रूप है, और जब उसमें सभी चीजों का हम समावेश कर लेते हैं, रस इत्यादि जोड़ करके, तो वो रूपक अर्थात नाटक बन जाता है। और वही रूपक 10 प्रकार का होता है, जिसे नाटक, प्रकरण, भान, प्रहसन, टीम, गायक, समोकार, विधि, अंक और इहामरक, इस प्रकार से 10 प्रकार से उसको जाना जाता है। निश्चित रूप से बहुत अच्छा आपका व्याख्यान रहा और हम चाहेंगे, जो मैडम का प्रश्न था, मेरे अंदर भी वही प्रश्न आ रहा था जो मैडम ने किया, कि इन दोनों में हम किधर जा रहे हैं और कौन ज़्यादा इसमें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, और हमारे भारत के हमारा जो आज युवा वर्ग है वो किस ओर किस तरह से उसको मतलब उस दिशा में जाए, ये इसका सारांश के रूप में और अपेक्षा हम लोगों को है। धन्यवाद मैडम। आगे हमारे आज के कार्यक्रम के जो मुख्य वक्ता है डॉक्टर मंजरी अग्निहोत्री मैडम, जो प्राचार्य हैं कन्या महाविद्यालय की, उनको आमंत्रित करने के पूर्व उनका संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहूँगा। मैडम ने MA PhD आगरा विश्वविद्यालय से किया है, साथ ही आप अपने समय जब आपने MA इंग्लिश किया था तो महाविद्यालय में आप टॉपर रही हैं, और 1994 की PhD से आप जो है हायर एजुकेशन की सेवा में प्राध्यापक के रूप में आई हैं। 20 से अधिक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पेपर्स आपने प्रेजेंटेशन किए हैं, 40 से अधिक नेशनल सेमिनार में आपने पेपर प्रेजेंटेशन किए हैं, और 20 से अधिक पेपर इंटरनेशनल पीयर रिव्यूड जर्नल में आपके पब्लिश हैं। साथ ही 2 चैप्टर
इंटरनेशनल बुक में आपके पब्लिश है, जिसमें मॉरिशस और जर्मनी की जो जर्नल्स है उसमें आपके पेपर पब्लिश है। और इस प्रकार से हमारे बीच में आज हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मंजरी अग्निहोत्री मैडम पधारी है। ताली बजा करके आइए। हमारे आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय शर्मा सर हैं, मृत्युंजय कल्चरल सोसाइटी के डायरेक्टर मनोज व्यास सर, आज का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा रही नौरा मैडम, महाविद्यालय स्टाफ और बच्चे। आप लोग काफ़ी कुछ तो रंगमंच के बारे में या थिएटर के बारे में सुन चुके हैं। थिएटर की जो जैसे अभी कहा मैडम ने, नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि थे, उन्होंने बहुत सारी विधाएं जो है नाटक की उसमें दी हैं। और सबसे पहले उन्होंने जो बताया है 9 रसों का समागम बताया है उसमें। और ये जो 9 रस हैं, यही हमारी, चाहे वो भाव भंगिमाएँ हो या हमारा जेस्चर हो, उन सबको प्रदर्शित करता है। 9 रस हम सबने पढ़े हुए हैं, संयोग रस, वियोग रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, ये 9 रस होते हैं जो यही हमारे कैरेक्टर में और हमारी पर्सनैलिटी में हमें दिखाई देते हैं। नाटक जो है, अगर हम इंडियन थिएटर की बात करें तो हम लोग बहुत पहले ज़माने से परिचित हैं। नौटंकी होती है या रामलीला जिसको आपने देखा होगा, कोई साधन नहीं होता, कुछ नहीं होता, एक ढोलक हो गई और एक गैदरिंग हो गई और नाटक हो गया। नाटक में केवल आपका जो इंटरेक्शन है, जो आपका संवाद है, जो आप कैरेक्टर है, जो ऑडियंस है, वही इम्पॉर्टेंट होती है। उसका एक छोटा सा रूप अगर आप लोग देखते होंगे तो NSS की एक्टिविटी में या कहीं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी आपके पास क्या साधन होता है? कुछ नहीं होता। आप ताली बजाते हो और अपनी सारी फीलिंग्स को, अपने सारे मैसेज को कन्वे कर लेते हो। तो नाटक जो है, शेक्सपियर भी कहते हैं कि दिस वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड ऑल मैन एंड वीमेन आर मेयरली प्लेयर्स। ये जो रंगमंच है जहाँ पर हम आए हैं, हम सबको एक रोल असाइन किया हुआ है और कहते हैं वी आर जस्ट लाइक पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ गॉड। हम लोग एक कठपुतली की तरह हैं, यहाँ पर आए हैं, जो रोल हमें मिला है उसको हम करने के लिए बाध्य हैं। जैसा सर ने भी बताया था कि हम सब कलाकार हैं। इस रंगमंच के ये जो संसार है, ये रंगमंच है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ये जो छात्रों के लिए या छात्राओं के लिए मैसेज है कि थिएटर के माध्यम से, अगर आप लोग आज थिएटर देखेंगे, छोटा सा ड्रामा देखेंगे जो भी आज शाम को ऑर्गेनाइज होने जा रहा है आपके यहाँ, तो ये माध्यम है जो आपका अपना व्यक्तित्व का विकास करता है। आपको खुद नहीं पता होता कि आपके अंदर कौन सा टैलेंट छिपा है। हो सकता है आप बहुत अच्छे एंकर हो सकता है आप बहुत अच्छे एक्टर हो सकता है आप बहुत अच्छे राइटर हो सकता है आप बहुत अच्छे सिंगर हो। तो आपके अंदर जो भी टैलेंट है वो इस रंगमंच का मतलब ये नहीं है कि आप थिएटर में खड़े होकर ही ड्रामा करें और अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें। रंगमंच का मतलब ये है आप यहाँ पर आए हो, आप कॉलेज में आए हो, तो ये भी आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने। तो ये एक बहुत बड़ा माध्यम है, चाहे वो थिएटर हो, चाहे आपका महाविद्यालय हो या कोई भी स्थान हो, वहाँ पर आप अपनी प्रतिभाओं को, अगर आप यहाँ आकर बोलते हो, यहाँ आकर से मतलब ये नहीं है कि स्टेज पर खड़े हो, अगर आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, अगर आप में कोई हिडन टैलेंट है और उसको भी आप निकालते हो, तो वो आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि आप इस इतने अच्छे परिवेश में, इतनी अच्छी सुविधाओं के साथ आप यहाँ पर आज हैं और उनका आप सदुपयोग करें और उनके साथ आप आगे बढ़ें। यही मेरी आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद मैडम। निश्चित रूप से छात्र छात्राएं अपनी प्रतिभा को पहचाने और अपने अंदर छुपे हुए उस जो एक नयापन है आपके अंदर, जो समाज राष्ट्र को कुछ नया दे सकता है और आप अपने आप को उससे स्थापित कर सकते हो, उसका प्लेटफॉर्म रंगमंच है। यानी हम अपने अभिनयात्मक जीवन में कुछ नया करें। मैडम ने आपको सारगर्भित उद्बोधन दिया
अब इस कार्यक्रम के समापन की ओर हम लोग जा रहे हैं और उसमें इस कार्यक्रम में मृत्युंजय कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी के जो संस्थापक है तनुज व्यास जी, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और आभार व्यक्त करके समापन को ले जाए कार्यक्रम को। आदरणीय तनुज व्यास जी। कार्यक्रम की सूचना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया यहाँ पर। और मृत्युंजय कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वैसे मुझे मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ। मुझे आता नहीं है आभार व्यक्त करना, क्योंकि मुझसे खाली चीज़ें शुरू करना आती है और उसे कहीं ना कहीं ले जाना। आभार के लिए मैं हमेशा मतलब मैं हमारे वरिष्ठ जनों को ही बोलता हूँ कि आप ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, आज जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। खैर मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से। तो सबसे पहले तो मैं हमारी जो मुख्य अतिथि हैं मैम, मैं आपके पास गया और मैंने सिर्फ खाली छोटा सा अनुरोध ही किया था। उन्होंने मतलब खुले दिल से स्वागत किया और उन्होंने अपना समय दिया कीमती। तो चूँकि मंजरी मैम को मैं 2020 से जानता हूँ, क्योंकि मेरी सबसे पहले हमने कोरोना काल में एक नेशनल वर्कशॉप करी थी। तो मैंने हम उस समय ऑनलाइन वर्कशॉप कर रहे थे और ये एक नेशनल वर्कशॉप थी और ये था, इसमें था थिएटर इन एजुकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट बाय थिएटर के माध्यम से हमने वर्कशॉप करी थी। उसके बाद फिर एक और कई वर्कशॉपें करी मैंने मैम के साथ जाकर। कुछ अभी लास्ट ईयर हमने एक नाटक बनाया था यहीं के स्टूडेंट्स के साथ, तो वही उसका मंचन भी हमने वही किया था। वहाँ वो भी मैम के ही दौरान में हुआ था और आपने ही हमें मतलब आप हमेशा सपोर्टिव रही हमेशा। और चूँकि हमारे अध्यक्ष महोदय जी सर हैं और सर ने हमेशा खुले दिल से उन्होंने भी बड़ा स्वागत किया है। और हमेशा उनके पास बस एक ही शब्द होता है कि किस चीज़ की ज़रूरत है ये बताओ, मैं हाजिर हूँ। तो ये एक हमेशा सपोर्ट होता है कि आप कोई काम करने के लिए पहुँच रहे हैं और कहीं से अगर बैक से कोई बड़ा या कोई भी आकर कह दे कि मैं हूँ, तो वो जो बस वो मैं हूँ ना, वो भले ही कुछ ना हो, कुछ ना करें, खड़े रहें, फिर आपको हिम्मत रहती है कि हाँ ये है ना, हम सब देख लेंगे, अब हो जाएगा, वो हो जाता है। तो सर का हमेशा इस तरह से हमेशा प्रोत्साहन रहा है, तो मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ और उनका भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैम का तो हमेशा आभारी हैं ही हम, सर के भी हैं ही। और इसके बाद नौरा मैम, चूँकि मंजरी मैम के बाद अगर किसी ने इस चीज़ को समझा था सबसे ज़्यादा नौरा मैम ने समझा था। तो मैं जब मैं कुछ नया सोचा था कि हमें नाटक बनाना है, लेकिन हमें मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टर होने चाहिए हमारे पास। चूँकि मैं कॉलेजों में स्कूलों में जाकर वर्कशॉप्स करता हूँ थिएटर के लिए कि लोग जुड़ें थिएटर से, कल्चर को जो कि हमारी विधाएँ खत्म होती जा रही हैं या विलुप्त होती जा रही हैं, उनको बचाए रखने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो मैं जब भी आया मैम के पास तो मैम ने कहा हाँ बिल्कुल, ये तो हम चाहते हैं। तो इन्होंने हमेशा एक स्पेस दिया और हमेशा सपोर्ट दिया। तो और उसी तो मतलब मैं आपका भी हमेशा आभारी रहूँगा। और इस बार तो संस्कृत डिपार्टमेंट भी हमारे साथ आ गया, ये हमारा अचीवमेंट है कि हर बार हम लोग इंग्लिश डिपार्टमेंट के साथ कर रहे थे, इस बार संस्कृत डिपार्टमेंट भी हमारे साथ आकर जुड़ गया। अब मैं चाहता हूँ कि हिंदी डिपार्टमेंट भी हमारे साथ जुड़ जाए। तो चूँकि ये काम ही लिटरेचर का है, तो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों लिटरेचर मिलकर और हम एक ड्रामा की तरफ जाएं और हम लोग चूँकि थ्योरेटिकल पार्ट से निकल कर प्रैक्टिकल की तरफ जाएं, क्योंकि प्रैक्टिकल ज़मीनी हकीकत अलग होती है कि आपने बोल दिया भाई मेहनत से ही सब कुछ होता है, ये किताबों में पढ़ा था, लेकिन जब हकीकत में हम जब मेहनत करने जाते हैं तो हमें पता लगता नहीं भाई, कहना आसान है, करना मुश्किल है। इसलिए कथनी और करनी दोनों में बड़ा ही अंतर होता है। तो बस मैं शायद आभार में इतना ही कह पाऊँगा। तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। सबसे ज़्यादा आभार आप लोगों का है, क्योंकि दर्शकों के बिना कोई भी कार्यक्रम पूरा नहीं हो सकता है। अगर श्रोता नहीं है, दर्शक नहीं है, तो किसी भी कार्यक्रम का, किसी भी मैसेज का कोई मतलब नहीं होता है। तो आप लोग सबसे ज़्यादा आभार के पात्र हैं। तो मैं आपका तहे दिल से, मृत्युंजय की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ।
और आप सबसे ये अनुरोध करता हूँ कि आप लोग शाम को 6 बजे आएँ और हमारा जो नाटक है पाठशाला में ब्रह्म राक्षस, उसका मंचन देखें और आपके जो भी व्यूज़ हैं वो हमें हमारी टीम को दें ताकि हम और अच्छा करने की कोशिश कर सकें। धन्यवाद।